भद्रवा की ना थोड़ी 2000 से पहले की हिस्ट्री की बात करते हैं। आपके पापा के बारे में बात करते हैं, उनको एज ए शहीद मार्टियर कंसीडर करते हैं। अब तो पहले अपने पापा के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे फादर जो है उनका नाम है अमर शहीद श्री रुचर कुमार बोल। तो 7 जून मंगलवार सुबह 7 बजे के आसपास घर से निकले। घर के साथ में 100-150 मीटर पे खेत है, तो मैं वहाँ पे काम कर रहे थे खेत पे। अब खेत पे काम कर रहे, मेरी माता जी भी साथ में है, वो साथ रहते हैं हमेशा। बॉडीगार्ड साथ है, नहीं लिया खेत पे जाना है जनरली, तो क्या बॉडीगार्ड भी साथ नहीं थे, अकेले काम कर रहे थे। अब जब मैं काम कर रहे थे तो वहाँ से जब टेररिस्ट आए, 3 टेररिस्ट थे ना, वो चादर वगैरह लपेट के ना थोड़ा मजदूर का भेस में थे। तो मेरी मदर ने कहा कि ये लग नहीं रहे हैं मजदूर, तो आप एक काम करो, आप यहाँ से निकलो। मैंने कहा शायद मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ये देख रहे हैं, आप जाओ। तो भगवान जाने वैसा क्या था उनके मन में, क्या नहीं। तो अपनी माता जी को बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम वहाँ थोड़ा साइड पे काम करो, तो मेरे को यहाँ में करने दो। तो माता को थोड़ा सा दूर कर दिया खुद से। फिर वो लोग आए, उन्होंने शूट किया पूरा फ्रंट पे, ये नहीं कि बैक पे, फ्रंट पे 18-20 गोलियाँ लगी, सबकी सब सीने में, पीठ पे एक भी नहीं। वहाँ पे उनकी शहादती। 3 मिनट वहाँ आए, पूरे मैम खेत जो थे पूरे कवर किए गए थे, 40-50 मिनट ऊपर थे, चारों तरफ फायरिंग होने लगी, एकदम से पूरा भद्रवा जो है ना ब्लैक आउट हो गया उनका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। भद्रवा, भद्रकाशी जम्मू एंड कश्मीर का एक ऐसा रीजन है जिसे हम आजकल एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट स्पॉट की तरह देख रहे हैं। बट वी बिलीव एंड इट्स रिटन कि इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, इसका एक डार्क साइड भी है जो आई बिलीव लोगों को देखना ज़रूरी है। आज हमने जिनके साथ बात की है उनका नाम है आशीष कोल। ही इज़ द सन ऑफ मार्टियर रुचर कोल, रुचर कुमार। मार्टियर रुचर कुमार कौन है, उनका क्या वास्ता है भद्रवा से, उनको लोग क्यों मार्टियर बोलते हैं, इन सब के जवाब आज हम पॉडकास्ट में जानेंगे। साथ साथ भद्रवा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी खिताब मिला है। बहुत ज़्यादा अभी लोग भद्रवा को जानना चाह रहे हैं और जान भी रहे हैं इनफैक्ट। तो इन सब को आज हमने पॉडकास्ट में आशीष कोल जी के साथ बात की है। आई होप ये पॉडकास्ट लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, हिस्ट्री को जानेंगे। और विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट भद्रवा बेस्ड होने वाला है और इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं इनका नाम है आशीष कुमार जी। हेलो। हाय मैम, कैसे हैं आप? फाइन मैम, आप बताएं। बस बढ़िया, ठीक। थैंक यू सो मच पहले तो हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। शुरू करने से पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं बेसिकली भद्रवा से हूँ। एज ए मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो आप भद्रवा से हटकर यहाँ पे रह रहे हो या फिर भद्रवा कब तक रहे आप, कुछ बताओ। वो स्कूलिंग मेरी भद्रवा में ही हुई है। ओके। स्कूलिंग के बाद फिर मैं चंडीगढ़ चला गया बीटेक के लिए, फिर वहाँ पे 4 साल रहा बीटेक की, फिर फर्दर जॉब के लिए मैं जम्मू में रह रहा हूँ पिछले 10 बार। अगर भद्रवा को आपको डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे बताएंगे? मैं भद्रवा को डिस्क्राइब करने के लिए मैं वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पड़ेंगे। है तो मैम वही है कि जैसे कि आप कह लो कि स्वर्ग धरती पे अगर कहीं है तो भद्रवा में ही है। एंड मैम हर रिस्पेक्ट वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ का लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग, वहाँ मतलब जितने भी लोग आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेंगे, उनका मतलब लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड मैम इतने ज़्यादा वो लोग मेंटली भी सोशली भी इतने डेवलप्ड है। आप देखिए भद्रवा में मैम हर बंदा जो भद्रवा का है, आपको आप मतलब पूरे इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी जाओ आपको भद्रवा का बंदा हर जगह मिलेगा। यू नो जम्मू में भी जाओ, जम्मू का भी कोई भी ऐसा मोहल्ला, ऐसी गली नहीं जहाँ पर भद्रवाई ना मिले। एक जो आप देखेंगे कि भद्रवा के जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज हैविंग 2 हाउसेस। वो भद्रवा भी रह रहे हैं और जम्मू भी रह रहे हैं। एंड मैंने पर्सनली यहाँ जम्मू में जो देखा, अभी तक मुझे लिटरली ऐसा कोई एरिया नहीं मिला जहाँ पे कोई भद्रवाई ना रह रहा हो। लोग तो काफ़ी अच्छे वहाँ के हैं, क्वालिफाइड है, विजन काफ़ी अच्छा है। भद्रवा को ना बासुकीनाथ जी का वास मतलब घर बोला जाता है। थोड़ी हिस्ट्री बता सकते हैं आप भद्रवा की? मैम भद्रवा एक्चुअल में जो ये नेम है भद्रवा, भद्रवा का जो पौराणिक नेम जो है, वैदिक नेम इसका जो है वो है भद्रकाशी।
और मैम इसकी अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मतलब ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वासुकी पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। भद्रकाशी नाम था, उसके होते होते विद द टाइम भद्रवाह हो गया। एंड मैम इसका आप ये सोचिए कि भद्रकाशी कितना पुराना स्थान वो रहा है कि जहाँ पर पांडवों ने भी उस टाइम में, जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, उनका वनवास चल रहा था, तो पांडव भी भद्रवाह रह के गए हैं। इवन कि उनके बनाए हुए जो उस टाइम उन्होंने मंदिर बनाए हैं, गुप्तगंगा मंदिर, वो हमें आज भी दिखता है वहाँ पे। तो मतलब मैम आप खुद देखिए कि इसका कितना इतिहास है, भद्रकाशी का कितना पुराना इतिहास है। भद्रवाह में हम सब आ रहे, भद्रवाह जाना जाता है अभी भी वासुकीनाथ जी के मंदिर के इसमें। भद्रवाह का सबसे सुंदर मंदिर, और मैम वैसी जो वो मूर्तियाँ वैसी मुझे लगता है कि कहीं भी देखने को मिलेंगी। मैम उस मंदिर का ही जो इतिहास है 2000 साल पुराना, तो वही इतिहास है मंदिर का। तो अगर इस युग की बात करें, अगर आप मैम अपने जो हमारी जो मिथोलॉजी है, वैदिक मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2000 साल का तो मैं अभी उसको बता सकता हूँ आपको रिगार्ड की 2000 साल पहले जो वासुकीनाथ का मंदिर है वो भद्रवाह में बना हुआ है। तो मैम आप खुद सोचिए कि इसकी हिस्ट्री कितनी है। 2000 साल ही खुद में इतना एक बड़ा नंबर है कि मतलब आप खुद समझ सकते हैं। एंड उससे पीछे जाए तो आप पांडवों के, अगर आप उसमें जाए द्वापर में, तो मिनिमम से मिनिमम 5-6 हज़ार साल पहले, तो तब से इसका इतिहास में इसका उल्लेख है भद्रकाशी का काफ़ी ये है। वहाँ से यात्रा भी जाती है शायद, ट्रेन की जाती है। मैम भद्रवाह जो है, भद्रकाशी जो है, इसका मैम अगर आप देखें ना तो कई मिथोलॉजीज में ऐसा भी आता है कि भद्रवाह पहले जो था ये हिमाचल का पार्ट था, भद्रकाशी। एक बार मैं एक बंदे से मिला भी हूँ हिमाचल के, उसने मेरे को ये बताया था, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, बट उसने मुझे कहा था इट वाज भड्डू स्टेट ऑफ हिमाचल। यस, उसका बंदे का जो नाम था, उसका नाम था कुश भडवाल। तो जब उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया था कि भद्रवाह जो था वो हिमाचल का भड्डू स्टेट था, और बेसिकली पहले कहीं हम भी वहीं रहते थे। तो ये ऐसा उसने मेरे को बताया। तो मतलब हाँ, हो सकता है कहीं ऐसा था। तो उसके बाद मैम फिर क्या हुआ कि जो भद्रवाह था वहाँ पे कोई चंबा के राजा के साथ वार हुई, उसमें पदरी में वो लड़ाई हुई थी जिसमें भद्रवाह जो है चंबा से अलग हुआ था। तो उसमें भी कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि नागों की भूमि है, तो वासुकीनाथ जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहा था, क्योंकि वासुकीनाथ जी का ऐसा है मैम कि भद्रवाह के हम जितने भी लोग हैं वो हमारे स्थान देवता, हमारे राजा हैं। हम जो भी काम करते हैं उनका नाम लेके करते हैं, और हर काम में हम सफल होते हैं, और वो हमारी रक्षा भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। तो कहते हैं कि वही जो है दंत कथा जो है, मान्यता क्या है कि जब वो युद्ध हो रहा था, पदरी जो है मैम एक टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी खुला सा मैदान है, ग्राउंड, आप शायद ये भी हो गया, आपने देखा भी होगा वीडियोस में। वहाँ पे जो चंबा वाले आए और यहाँ से हमारी सेनाएं गई, तो चंबे वालों को कुछ ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि वो डर गए, अपने हथियार छोड़ के वहाँ से भाग गए। एंड वो सब वासुकीनाथ जी का चमत्कार था। तो वासुकीनाथ जी की कृपा हम पे शुरू से रही है। वासुकीनाथ जी का मैम देखेंगे तो घर भी भद्रवाह में ही है, गाठा में जो मंदिर है वो उनका घर माना जाता है। एंड वासुकीनाथ जी का जो मंदिर मेन टाउन में है वासुक डेरा में, वो उनका दरबार माना जाता है। तो मैं भी बेसिकली वासुक डेरा से, उनके दरबार से ही मैं हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि जो वहाँ के राजा हैं उनके उल्लेख मिलते हैं, अभी भी उनका घर वहाँ पे है, अभी भी उनका दरबार वहाँ पे है। तो वासुकीनाथ जी तो शुरू से हम लोगों के साथ हैं, और अभी भी हम उनको बिल्कुल साक्षात अपने साथ मानते हैं। यात्राएं मैम वहाँ से काफ़ी जाती हैं। यात्राओं का जो मेन यात्राएं जो अभी मैं देखूंगा जो प्राचीन चल रही हैं काफ़ी समय से, मतलब जिसका अगर देखा जाए तो हमारे मतलब पूर्वजों के पूर्वज भी गए हैं जिन यात्राओं पर। वो मेनली 2 यात्राएं ऐसी हैं। एक मैम वहाँ से मणिमहेश यात्रा जाती है, वो उसका जो रूट रहता था, अभी भी जाती है, जो उसका रूट रहता था पुराना रूट था, बिल्कुल लोग पैदल जाते थे, वही वाया पदरी होते हुए, भद्रवाह से होते हुए, चंबा होते हुए वहाँ हिमाचल जाते थे। अभी तो लोग यही बसों से भी जा रहे हैं, चाहे जम्मू से आके, और अभी तो भद्रवाह चंबा रोड बन गया, वहाँ से भी जा रहे हैं। बट जो मणिमहेश यात्रा है वो काफ़ी प्राचीन यात्रा वहाँ की है, जो हिमाचल जाती है भद्रवाह से। और मैम दूसरी यात्रा आ गई भद्रवाह की कैलाश यात्रा, जो कैलाश झील पे जाती है। वो भी बहुत प्राचीन यात्रा है, जो वासुकीनाथ जी की यात्रा है, साल में एक बार जाती है, अगस्त के आसपास होती है, 3 दिन की यात्रा रहती है। तो वो भी काफ़ी ऐतिहासिक यात्रा है। लेकिन वो चंडी माता की यात्रा भी, चंडी माता की यात्रा भी भद्रवाह से जाती है, उसमें भी काफ़ी लोग रहते हैं। लेकिन वो यात्रा जो है वो शुरू की गई है, शुरू हुई है हाँ 20, 30, 35, 40 साल ठाकुर कुलवीर सिंह जी थी। हाँ मतलब हाँ, वो ठाकुर जी ने शुरू की थी, उनको माता का आदेश हुआ, उन्होंने शुरू की। लेकिन अगर देखा जाए तो वो प्राचीन नहीं है, कि जो भद्रवाह से पहले चलती थी ना यात्राएं, जो हम कहें कि हमारे जो पूर्वजों के समय से चल रही हैं, प्राचीन वैसी यात्रा नहीं है। शुरू हुई है, माता का आदेश उनको हुआ, उन्होंने शुरू की, यही 30, 40, 50 कुछ ऐसे ही सालों में, जब उनकी वहाँ पे वो जॉब करते थे, उसके बाद उन्होंने शुरू की। सबसे पहले वो खुद गए अपना परिवार लेके, फिर ऐसी महिमा हुई माता की कि वो मतलब पूरे भारत में विख्यात हो गई यात्रा। आज तो लाखों लोग यहाँ जाते हैं। बट जैसे मणिमहेश यात्रा तो सैकड़ों सालों से जा रही है, और कैलाश यात्रा भी सैकड़ों सालों से चल रही है। कि वासुकीनाथ जी जब भद्रवाह आए 2000 साल पहले, तो उनका मंदिर बना है, और उस समय वो कहीं आए होंगे 2000 साल पहले मंदिर बना, तो उससे पहले आए हो,
तो ये यात्रा तब से चल रही है। आप फिर खुद सोचते हैं कितनी प्राचीन यात्रा है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उनकी झील है वासी नदी, काफ़ी बड़ा सरोवर है जी, बिल्कुल निर्मल जल वहाँ पे रहता है। ये लोग जाते हैं श्रद्धा से, और अपनी अपनी श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा अच्छी तो उनको दर्शन भी होते हैं। काफ़ी बढ़िया हुआ। ओके भद्रवाह की ना थोड़ी 2000 से पहले की हिस्ट्री की बात करते हैं। आपके पापा के बारे में बात करते हैं, उनको एज ए शहीद मार्टियर कंसीडर करते हैं। अब तो पहले अपने पापा के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे फादर जो है उनका नाम है अमर शहीद श्री रुचर कुमार बोल। तो मैं जो फादर का जैसे मैं अभी लाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा उससे 2-4 साल 5 साल पीछे जाऊंगा, 10 साल जी। अगर आप देखेंगे जो हमारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट है टोटली डिस्टर्ब स्टेट हो चुका था, पूरा डिस्टर्ब था। तो मैं वो अभी था क्या कि जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट यहाँ पे एक्टिव हो गई, तो मैं उनका ये क्लियर कट ये था कि हमें किसी भी तरह करके JNK को जो है वो इंडिया से अलग थलग करना है। उनके 2 ही वो थे मंसूबे थे, जो उनकी मैम क्रूअल इंटेंशंस जिनको कह सकते हैं। या तो एक था उनका कि भाई आप क्या करो कि इसको पाकिस्तान से मिला लो, दूसरा उनका ये था कि हिंदू विहीन कर दो, कि हिंदुओं को यहाँ से निकाल लो, उसको शामिल कर दो। मतलब मैं 47 से लेकर के 90s तक की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s तक की। तो शुरू से उनका वही टारगेट था कि किसी भी तरह वैली को भी, पूरे जम्मू रीजन को, पूरे JNK को हिंदू विहीन कर दो, डेमोग्राफिक चेंज कर लो, और या तो इसको आज़ाद करवा लो या इसको पाकिस्तान में मिला लो। वैसे चलता रहा। तो मैम पहले भी जैसे 47 में हम आज़ाद हुए, तो पहले कब अटैक हो गया साथ में 48 में, कबायली रेड्स, ये रेड्स वो रेड्स चलती रही। और अगर आप देखेंगे मैम जब स्टार्टिंग का भी फेज़ था, उसमें अपना जो पुंछ वाला एरिया था, पुंछ में 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया, सैकड़ों लोगों के नरसंहार किए, लेडीज़ के साथ काफ़ी गलत हुआ। मतलब हम देखेंगे काफ़ी उन्होंने नरसंहार किया। वो मोस्टली क्या कि वहाँ से लोगों को माइग्रेट होकर यहाँ आना पड़ा। तो वैसे भी रिफ्यूजीज आपको काफ़ी मिलेंगे जो उस समय में वहाँ से यहाँ पे आए सेटल में। अब मैम वो हो गया। उसके बाद जैसे कैसे अभी जब कंट्री ग्रो कर दी है, तो वार्स का तो हमने मैम लंबा वो देखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री ने इतनी वार्स लड़ी हुई है, तो वो तो हम देखते आए। बट खैर मैम जैसे कैसे यहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा देशभक्ति थी, हमारे मतलब पूरे भारत के लोगों में, तो हमने खुद को स्टेबल कर लिया था। ऑलमोस्ट हर फ्रंट पे हम स्टेबल थे। बट इनको ये रास नहीं आया कि ये जो कंट्री है, जो स्टेट है JNK स्टेबल हो रही है, तो वो तो ये देख नहीं सकते थे। तो इन्होंने मैम क्या कर दिया, वैली में सबसे पहले टॉर्चर शुरू कर दिया। मतलब जो इनके मंसूबे थे, आतंकी मंसूबे, वो सबसे पहले इन्होंने वैली में शुरू कर दिया। अर्ली 80s से इन्होंने वो माहौल बनाना शुरू कर दिया। अर्ली 80s से मतलब 80-85 से ये शुरू हो गए। तो पहले तो इन्होंने क्या कि मतलब वो नारेबाजी शुरू कर दी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डराना धमकाना, फिर उसके बाद इनके वो मतलब वो जुलूस वगैरह निकालने, टॉर्चर करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना उग्र हो गया कि फिर इन्होंने सीधा ओपनली बोला कि या तो यहाँ रहो, हमारे साथ मिल जाओ, या तो भाग जाओ, तो या तो मर जाओ। ऐसा था फोर्स। हाँ, कश्मीरी में बोलते थे। मतलब रिलियो हमारे साथ मिल जाओ, या चलियो, या भाग जाओ, तो या फिर गिलियो गिलियो, मतलब यहीं मर जाओ, यहीं कर लो। वहाँ पे 3 ऑप्शन आपने क्या करना। तो मैम फिर भी ऐसा नहीं कि लोग फिर भी भागे, फिर भी लोगों ने बड़ा उसको रेजिस्ट किया, लोग रह रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैम वहाँ पे उन्होंने सिलेक्टिव किलिंग्स शुरू कर दी। तो सिलेक्टिव किलिंग्स जब कश्मीर में शुरू हुई मैम, तो उन्होंने क्या कि टिपिकली जो कश्मीरी लीडर्स थे उनको मारना शुरू किया ओपनली। उससे पब्लिक पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। फिर भी पब्लिक जो है उसका संघर्ष कर रही, सामना कर रही थी, रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन देखते देखते फिर क्या कि फिर थोड़ा वो उसने ना अलग थी। आपने देखा कि औरतों पे भी अत्याचार शुरू हो गया वहाँ पे बच्चे। तो मैम उसके चक्कर में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ऐसा माहौल बना कि वहाँ से अल्टीमेटली माइग्रेट होना ही पड़ा। तो मैम वो अर्ली 80s से जो खेल शुरू हुआ था, इतना उसको उग्र किया गया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तक की पावर नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो उनके दुकान में जो नहीं रखती थी, उनका क्या ऐसी साड़गांठ थी उनके साथ, कश्मीर वालों के साथ, कि वो तो कहते थे कि ये जो ये कर रही है इनकी प्रॉपर्टी है। जैसे घर का ना वो बंटवारा होता है ना हिस्सों का, तो मुझे तो लगता है उन्होंने वैसा ही बंटवारा कर दिया था कि वेस्ट इंडिया हमारा है, ये लो भाई, ये कश्मीर हमने आपको दे दिया, आपने जो करना आप कर लो। वो दे वर लीस्ट बॉदर अबाउट दिस। एंड मैम वही अलार्मिंग सिचुएशन थी। अगर उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा भी मैम उनको वैसे सिचुएशन को ना हाथ में लेने की कोशिश की होती, तो मैम तो ये जितना हमने देखा इतना देखने को ही नहीं मिलता। ये उसी समय पे सब कुछ खत्म हो गया होता। खैर मैम वो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा लीथल था। तो मैम देखते देखते वो 1992 में वो माइग्रेशन हो गई। मैम टोटल 3.5 लाख लोग जो थे वो माइग्रेट हो गए वहाँ से, जिसमें 2.5 लाख कश्मीरी पंडित थे, 30-35 हज़ार के आसपास इसमें अन्य जैसे राजपूत वगैरह अन्य समुदाय के थे। आंकड़ों के अकॉर्डिंग में 3,000 मुस्लिम थे। उसके बाद करीबन 3500-4000 के आसपास सिख समाज भी था। तो कुल मिला के इसमें 3.5 लाख जो लोग थे वो स्थापित हुए उस समय रातों रात। मैम वो एक पॉइंट वैसा पॉइंट था
कि जिसने एक झटके में पूरा डेमोग्राफी को बदल दिया। तो मैं उस दिन जो था वो जो घाटी थी वो हो गई हिंदू विहीन, तो ऑलमोस्ट 99% दे वर सक्सेसफुल इन देयर ड्रीम्स। तो हम उन्होंने सोचा कि हमारा सपना तो पूरा हो। बट मैं फर्दर उनका क्या था ना, उनका जो ड्रीम था वो था कि कैसे हम इसको और ज़्यादा निचल कर सके और ज़्यादा अपने फेवर में ले सकें। तो मैं उनका जो नेक्स्ट विजन था, उन्होंने नेक्स्ट इम्पैक्ट अपना कहाँ पे किया। एक तो मैं पुंछ राजौरी, क्योंकि वहाँ से कश्मीर को टच करता था एंड वही पहाड़ी इलाका था, तो मैं उस पर उन्होंने कोशिश की, वहाँ पे उन्होंने डैमेज करने की कोशिश। मैं उससे भी ज़्यादा जो उनके लिए घातक एरिया जो मैं कहूँगा, जहाँ सबसे ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा और मुँह की खानी पड़ी, जहाँ उनके भी हाथ खड़े हो गए, मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा ऐसा, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी वहाँ पे, वो था डिस्ट्रिक्ट डोडा, अर्स्टवाइल भूतपूर्व जिला डोडा। आप सोचिए वो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें से डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन, ये 3 डिस्ट्रिक्ट बने एक डिस्ट्रिक्ट की। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो था नेक्स्ट टारगेट उनका वो था। तो मैं उन्होंने क्या कर दिया कि जितना भी चिन्हाव है, चिन्हाव के उस साइड वाला वो पूरा वो लेने के चक्कर में थे। उनको पता था कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी थी थोड़ी बहुत उनके फेवर में थी, लोग थोड़े बहक चुके थे, जो ग्रीन गार्डन उनको दिखाए थे तो उनमें बातों में फंस चुके थे। तो उनका टारगेट जो था कि जैसे हमने वैली से कर लिया वैसे ही हम पूरा अपना यहाँ से भी कर लेंगे, पूरा अस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से, तो हम इसको भी कैप्चर कर लेंगे। तो मैम अभी ऐसा शुरू, ये भी जो था मैम लेट 80s एंड अर्ली 90s में ये चीज़ शुरू हो चुकी थी, मतलब 88 के आसपास। तो मैम जब उनका ये टारगेट जो उन्होंने किया कि हम अब नेक्स्ट जो है हमें अपना जो है फुटस्टेप यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है, तो मैम 88-89 में पहली बार जो था भद्रवाह में ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब फर्स्ट टाइम जुलूस निकले, नारेबाजी हुई, आगजनी हुई, कुछ घरों पे आग लग गई, ग्रेट ब्लास्ट ओपनली। हाँ, फर्स्ट टाइम जो था 88-89 से वो चीज़ शुरू हुई। तो मैम फिर उसके बाद तो ये चीज़ जो इतनी उग्र हुई कि मतलब वो जो मैम पीरियड है 90s का, वो भद्रवाह का कोई भी इंसान जो मतलब उस समय में था और जो आने वाले समय में होगा भी, वो कभी नहीं भूल पाएगा मैम। हमारे बच्चे जो उसके आगे बच्चे वो भी नहीं वो भूल पाएंगे, क्योंकि वो इतिहास बन चुका है। तो और उस इतिहास का एक जो पार्ट है, आप मेरे पिताजी के बारे में पूछे तो उस इतिहास का एक पार्ट है। तो पिताजी का मैम अब मैं उनके ऊपर आता हूँ, तो मैंने थोड़ी सी आपको उनकी भूमिका बताई कि उस रीजन की भूमिका क्या थी उस समय। तो मैम जो ये है कि अभी जैसे आप देखें, फादर जो मेरे पिताजी थे, इनका जो था 58 में इनका बर्थ हुआ, जुलाई 58 में। बचपन से ही जो RSS के स्वयंसेवक, बचपन से संघ की शाखाओं में जाना, तो मैम देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि मतलब वो उनसे अलग हो ही नहीं सकता था कभी भी। हमेशा उनको उसे की धुन रहती थी बस देशभक्ति की। तो मैं उनकी मतलब फेवरेट लाइन्स थी, हमेशा उनकी मुँह पे रहती थी, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रही ना रही। शुरू से उनका वही था कि मुझे अपना कुछ नहीं, हम रहे ना रहे, बस जो भारत माता उसका वैभव अमर हमेशा। तो मैं वहाँ से बचपन से रहे संघ के साथ, संघ के कई दायित्व में उनके पास रहे। उस समय में जिस समय में किलिंग हुई, उस समय में भाजपा के मंडल प्रधान भी रहे। तो फिर ये उनका रहा वहाँ पे। तो मैम अब जब 90s के टाइम में क्या कि 90s में मैम जो टेररिज्म था इतना पीक पे आ गया कि मैम बाहर निकलना मुश्किल था। अब हर दिन जो थे हम लोग क्या करते थे कि वेट करते थे रात में फायरिंग हो, हम कहीं ब्लास्ट सुने, कहीं कुछ सुने, फिर उसके बाद हम सोएं। तो हमारा ये डेली रूटीन बन चुकी थी ऐसे, इतना मतलब वो था। फिर ऐसा टाइम भी आया कि शाम को 5 बजे कर्फ्यू लग रहा है, सुबह तक कर्फ्यू, तो 5 बजे से पहले आपको घरों में अंदर आओ, ऐसा भी हुआ। ओपनली फिर डिमांड लगी होने, आज़ादी की डिमांड, हमें पाकिस्तान चाहिए, वो ऐसा होने लगा। फिर भी अगर अपनी तरफ से पूरा वो रहा, रिटेलिएट करते रहे, रेजिस्ट करते रहे, सब कुछ ठीक रहा। फिर मैम आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि जब उन्होंने देखा कि ये तो होने वाला नहीं है, तो मैम फिर सिलेक्टिव किलिंग्स का जो था वो भद्रवाह में भी वो ट्रेंड आ गया। जैसे मैं कुछ आपको मैं इंसिडेंट बताऊँगा, जब पूरे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में इन्होंने ये किया, तो सिलेक्टिव किलिंग्स में इन्होंने पर्टिकुलरली जैसे डोडा में, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में जो उस समय के नॉमिनेटेड लीडर्स थे, लीडर्स कहते थे जो पूरे मतलब हिंदुओं को जो पूरा सपोर्ट करते थे और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते थे, तो इन्होंने उनको टारगेट कर दिया कि इनको लगता था कि हम उनको एलिमिनेट कर देंगे तो ये लोग तो वैसे डर के जो बैठे जाएंगे और भाग जाएंगे। तो मैम उस केस में इन्होंने संतोष ठाकुर जी डोडा में थे, उन पे अटैक किया, दिन दिहाड़े उनकी हत्या की गई, जबकि उन्होंने पहले से ही रिटर्न में दिया हुआ था कि बाई नेम की फलाने बंदों से मुझे खतरा है, मुझे लगता है कि मुझे मारने का प्लान किया जा रहा है। फिर भी दिन दिहाड़े उनको मारा गया। एंड जब किया गया इतने हाई लेवल का प्लान करके किया गया कि स्कूलों में पेपर होते थे, उन बच्चों को छुट्टी तक की गई वहाँ से कि भैया घर जाओ जल्दी जल्दी, इस लेवल तक का प्लान था। तो मैम ऐसा
डिस्ट्रिक्ट डोडा ने देखा, फिर उनको एलिमिनेट किया गया। किश्तवाड़ में सतीश भंडारी जी थे, उनको एलिमिनेट किया गया। हिंदू रक्षा समिति के उस समय के वो प्रधान थे, पूरा किश्तवाड़ को एकजुट करके रखा था। हर मुद्दे पे, हर समस्या पे वो बोलते थे। 2-3 बार उन पे भी अटैक करने की कोशिश की, 1-2 बार वो बचेंगे, फिर फाइनली उनको भी अटैक करके उन्होंने एलिमिनेट किया। तो ऐसे ऐसे उन्होंने, उनका यही था कि भाई हम इनको कर देंगे मेन जो इनके लीडर्स हैं, वैसे इनकी कमर टूट जाएगी, ये तो निकल जाएंगे। तो मैम जब ये सब होने लगा तो मैम एक समय ऐसा भी आया कि मतलब मंसूबे इतने ज़्यादा इनके हाई हो गए कि इनको क्या लग रहा था कि अब तो पूरा जो भद्रवाह है ये खाली होने वाला है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम इवन ये हमारी प्रॉपर्टीज तक का ब्यौरा ले लिया कि भाई ठीक है इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे शॉप्स है, वो शॉप्स, लोगों ने आपस में डिवाइड करने तक के प्लान कर दिए। अब ये हाँ बिल्कुल ओपन हो रहा था। अब क्या था कि अब तो ये लोग भाग जाएंगे, तो फलानी प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, फलाना घर मैं लूँगा, वो वाली शॉप्स मैं, वो एरिया मैं। तो आप सोचो कि उनका किस लेवल का कॉन्फिडेंस रहा होगा जो इस लेवल तक का सोच रहे थे उस समय में। आपके सामने बात करते थे कि मतलब जो समय के लोग थे उस ओपन था, मैम ये सब कुछ ओपन था, ये सब कुछ ओपन चल रहा था। डराया जाता हमें कि अब तो क्या, इवन की मतलब ऐसा कहते थे कि हाँ भाई ठीक है इनको बनाने का बना रहे हैं, हमारे लिए तो बना के रख रहे। तो मैम आप इमेजिन कीजिए कि वो कैसा टाइम रहा होगा, जिस टाइम में आपको कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस आपके फेवर में नहीं है, गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं है, आपको ऐसे किया जा रहा है। तो आप सिर्फ इमेजिन करो कि वो कितना टफ सिनेरियो था उस समय में। तो जब मैम ऐसा लगा उन्हें ओपनली, फिर तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया मैम कि आहिस्ता आहिस्ता किलिंग शुरू हो गई। जब सिलेक्टिव किलिंग्स भी होगी और उसमें क्या लगा मतलब फिर तो वो सिलेक्टिव किलिंग्स भी करने लगे। और मतलब मैम ऐसा हुआ कि आप देखें मतलब जैसे कश्मीर फाइल्स का हम जिक्र करते हैं, आपने मूवी देखी, मूवी के थ्रू पूरे भारत को दिखाया गया कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर फाइल्स में एक बार सामूहिक नरसंहार दिखाया गया है, सिंगल वन टाइम, जो नंदी मर्ग में हुआ था, उसमें शायद 20-22 के आसपास कुछ लोगों की हत्या हुई थी। मैम पूरे कश्मीर के टिल माइग्रेशन की आप हिस्ट्री देख लीजिए, मैम फैक्ट्स देख लीजिए, आपको उस एक मैस्केयर के अलावा और कोई भी नहीं मिलेगा कि जहाँ पे सामूहिक नरसंहार किया हो। मैम आप मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जाइए, मैं जो पूरा भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट डोडा उधमपुर की अपने डोडा रामबन और किश्तवाड़ को मिला के बात कर रहा हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैम ऐसे सामूहिक नरसंहार 1-2 नहीं 20-50 हुए हैं, जबकि किसी को पता ही नहीं है, किसी के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है। मतलब उस समय में सरकारों को था ही नहीं। मतलब कि आप सोचिए कि जहाँ ऐसे 20-25-30 नरसंहार हो गए और किसी के कानों में जो नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि मरने वाले हम लोग थे, तो हम तो वैसे ही बने मरने के लिए थे, कोई नहीं थे। मैम आप देखिए, बारात जाती है, बारात की गाड़ी उतारी जाती है, पूरा परिवार मार दिया जाता। ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखा, फैक्ट है। ये रिटर्न में कहीं पे कंप्लेंट्स वगैरह थी? मैम है, कंप्लेंट प्रॉपर है, गवर्नमेंट के पास है, हर जगह। आप डोडा में जाइए, आप आर्ट इसमें कीजिए, सब कुछ फाइल है वहाँ पे। इवन की जो 90s के टाइम में जितने भी मिलिटेंसी केसेस है ना, वो सारे वहाँ पे दर्ज है मैम। तो मैम आप सोचिए, उसके बाद मैम अपना किश्तवाड़ में मैम जो सरथल रोड है, सरथल माता का आपने सुना ही होगा, रोड पे गाड़ी रोकी जाती है, लोगों को उतारा जाता है, हाँ भाई आप इस साइड आओ, आप इस साइड, सिलेक्टिवली लाइनें लगाई जाती हैं धर्म के आधार पे, तो मार दिया जाता है। तो उसके बाद अपना मैम चपलाड़ी करके जगह पड़ती, वहाँ पे ऐसा, बरशाला जगह पड़ती, वहाँ पे ऐसा, धर्मशाला जगह पड़ती, वहाँ पे ऐसा। 1-2 नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ आपको कि 20 ऐसे हुए नरसंहार जहाँ पे मल्टीपल लोगों को एक साथ मारा गया। ऐसा डिस्ट्रिक्ट डोडा देखा, फिर भी वहाँ से एक भी माइग्रेशन नहीं हुई मैम। तो आप मैम सोचिए कि जो वहाँ के लोग हैं किस लेवल का मैम उन्होंने संघर्ष किया है, और मैम किस लेवल के मार्शल है वो। मैम मैं तो शुरू से जहाँ भी मुझे कोई मिलता है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वी भद्रवाह मार्शल, कि जो भी हम लोग वहाँ के, हम मार्शल कौम हैं, हम संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं। और मैम ये फैक्ट है मैम, जिस भी बंदे ने ना, वैसे तो देखा जाए JNK में ही जो बंदा जन्म लेगा उसको पूरी उम्र संघर्ष करना है, करना भी चाहिए, और जितना जल्दी इस चीज़ को समझे उतना अच्छा भी है। लेकिन जो मेरा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है अर्स्टवाइल, मैं जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करता हूँ ना, मेरा डिस्ट्रिक्ट डोडा, तो मैं उसमें किश्तवाड़ रामबन सब की बात करता हूँ। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैम ऐसा है कि जब आपने जन्म ले लिया ना, तो संघर्ष आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और आपका कर्ज आपको करना ही करना है संघर्ष। आप संघर्ष नहीं करोगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी देकर नहीं जाओगे। वो हमारे पूर्वजों ने किया, हम कर रहे हैं, आगे वालों को भी करना पड़ेगा। वो जब तक हम वहाँ है मैम, वो हमें करना ही पड़ेगा संघर्ष। तो मैम वही मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ऐसे सेक्टिव किलिंग होनी शुरू हो गई। एंड मैम ये सिलसिला कब तक चलता रहा मैम? लास्ट 2006 में, आप सोचिए, आप तो 2000 तक की बात करते हैं, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। 2006 के बाद क्या होता है, डोडा में एक विलेज है जिसका नाम है कुल्हाड़। वहाँ पे रात को जाते हैं, टेररिस्ट आते हैं, पूरा गांव के लोगों को बाहर निकालते हैं, 21 पीपल्स मैम एक नाइट में मार देते हैं।
2006 में ऐसा हो रहा है मैम, कोई बिलीव करेगा मैम? और मैम मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा अपने फादर की जो मैं कहानी सुनाऊंगा ना मैम, ये हम साउथ की मूवीज़ देखते हैं ना मैम, आपको लगेगा कि मैं किसी मूवी की स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। मतलब हम जैसा देखते हैं ना मूवी में, तो हम बोलते हैं ये ऐसा नहीं होता, लिटरली ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है वहाँ पे लोगों के साथ। मेरी खुद की मैं अपनी फैमिली की आपको सुनाऊंगा तो ये मैम किसी मूवी से आप देखेंगे ना, मतलब होते हैं बड़ी ट्रेजिक मूवी है, आप देखेंगे एंड इंस्पायरिंग भी है, हज़ारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी है मैम। तो मैम इस लेवल का वहाँ हुआ, मैं वही बता था आपको कि 1 बार 2 बार नहीं, 20 बार 50 बार। अब मैम जब ऐसा हो गया तो अब तो ये डिसाइडेड था कि आपको या तो वहाँ से भागना या मरना है, तो लोग भागने की भी तैयारी कर रहे थे। तो अब क्या कि मिलिटेंसी में इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा वहाँ पे टेरर कैंप्स तक मैम लगने शुरू हो गए भद्रवाह के, क्योंकि मैम भद्रवाह का अगर आप देखेंगे ना डेमोग्राफी, तो काफ़ी पहाड़ी इलाका है, छुपने के लिए काफ़ी आपको जगह मिल जाएगी, काफ़ी केव्स वगैरह मिलेंगी, पत्थर वगैरह वैसे काफ़ी हैं। तो वहाँ पे उनको आइडल शेल्टर मिल जाता था, तो आइडल शेल्टर के चक्कर में और लोकल सपोर्ट पूरी थी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लोकल सपोर्ट एंड वो जो जियोग्राफिक कंडीशंस थी वहाँ की, उसके चक्कर में वहाँ पे उनको वो आइडल सिनेरियो मिल गया। तो वहाँ पे मैं जाई वैली जो आज टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता है, सियोस आजकल टूरिस्ट स्पॉट है, मैं वहाँ पे ओपन कैंप्स लगते थे, वहाँ पे रेंज बना के शूटिंग की प्रैक्टिस की जाती थी, इस लेवल पे था। तो अब तो सबका ये था, मैं डिसाइडेड ही था कि विद इन 1 और 2 ईयर्स पूरा भद्रवाह खाली होगा। मैं पूरा डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया। उस टाइम पे जो मैं पार्ट प्ले किया वहाँ पे, ये जो अमर शहीद श्री रुचर कुमार कोहल जी मेरे पिताजी, वहाँ पे उन्होंने जो है वो पार्ट प्ले किया। मैम ये हर भद्रवाह का जो डिस्ट्रिक्ट डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू के लोग तक मानते हैं कि वो हम इंडेप्टेड है उनके, मतलब उनका कर्ज है हम पे, भद्रवाह में अगर हम रह रहे हैं तो उनका कर्ज है, हर बंदा मैम ये मानता है। तो मैम जब वो समय में हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हालात काफ़ी ख़राब थे। तो मैम हर दिन अब किलिंग्स ओपन लगी होने, आप कभी भी क्या होता है कि कोई चरवाहे हमारे हैं, वो गाय बैल लेके या भेड़ बकरी लेके जंगल में जा रहे हैं, उनको पकड़ के मार दिया जा रहा है, उनकी आंखें निकाल रहे हैं, उनके क्योंकि कहते हैं ना कि डेड बॉडी का भी शोषण करना, उनके हार्ट्स तक बाहर निकाले जा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा करके उनको मारा जा रहा है, ये खुलेआम हो रहा, सब कुछ मैम ओपन हो रहा था। 2-2 3-3 लोगों को मैम वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि 4 से 5 लोगों को मारा गया है, उनके पीसीस किए गए, उनको एक एक बैग में पैक करके लाके संस्कार साथ में हुआ। ऐसा भी हुआ है 90s के टाइम में, कोई बिलीव करेगा? और कोई बात नहीं करेगा मैम इसकी, क्योंकि सबको क्या चाहिए, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, बात होगी खाली कश्मीर की, वहाँ की कोई बात नहीं करेगा। ये तो हमने खुद देखा है मैम कि मतलब 3-4-5 डेड बॉडीज एक बैग में लाके उनका सामूहिक संस्कार हुआ है। तो ऐसा हो, सब लोग डिमोरलाइज हैं कि भैया आप तो भागना पड़ेगा। घरों में ऐसा क्या होता है कि रात को जब 5 बजते हैं लोग बंद कर देते हैं, और अंदर से ना मैम वो लोहे की रॉड्स लगा के, बड़े बड़े जो शतीर होते हैं पेड़ के, वो लगा के दरवाजों पर रखते थे कि कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आए शाम के 5 बजे, और वो कब खुलता था मैम? अगले दिन सुबह 10 बजे। ये हालत थी मैम। तो आप सोचो कि वैसे शहरों में खुद को इमेजिन करो कि कैसा होगा, बंदा डिमोरलाइज सोचेगा कि मेरे को निकलना ही निकलना है। अब जब ये सब कुछ ऐसा था, उस समय में जो मेरे फादर थे, उन्होंने देखा जब ऐसे चले गए, उन्होंने क्या कि यूथ को जो था, पूरे यूथ को उन्होंने संगठित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से आपके LMG है, AK-47 है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से ऑटोमेटिक वेपन कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी शक्ति संगठन की शक्ति। तो अगर हम लोग साथ रहेंगे तो हम उनका मुकाबला अपने डंडों से, पत्थरों से भी कर लेंगे, लाठियों से, देसी बंदूकों से भी कर लेंगे। एंड मैम लिटरली बोल रहा हूँ कि वो जो डेडिकेटेड एक ऐसी फोर्स बनी, उस फोर्स ने बोलते ना वो छक्के छुड़ा देना, वो दांतों चले चबा देने, उन्होंने वो हालत कर दी। मैम उस समय के जो इनके बड़े बड़े आका थे ना, जो टेररिस्ट को, मतलब टेररिस्टों को स्पॉन्सर करते थे खिलाते पिलाते, उन लोगों ने भी माना है इस चीज़ को कि अगर 90s के समय में भद्रवाह के हिंदुओं के आधुनिक हथियार होते तो जो भी पाक प्रस्त मुसलमान थे सबको वहाँ से भगा दिया होता, और जितने भी वहाँ पे इस्लामिक टेररिस्ट थे उन सबको भद्रवाह डोडा छोड़ के भागना पड़ता। मतलब लाठी डंडों से और पत्थरों से उन्होंने, वो सब पावर थी उनके संगठन की, जो एकजुटता थी इस लेवल की। आपकी जो डेली किलिंग्स हो रही, कोई सुन नहीं रहा, सुनने वाला ही कोई नहीं, पुलिस का सब डायरेक्ट एक्शन नहीं हो रहा। उसका जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़े थे, तो सुनाना था बहरी सरकार को। तो बहरी सरकार को सुनाने की जब कुछ नहीं सुन रहे तो भद्रवाह में एजिटेशन लॉन्च की गई। मैम बिलीव करेंगे 40 डेज तक वो एजिटेशन चलती रही। मेरे फादर ने उसको लेड किया था एजिटेशन को, 40 दिन तक वो एजिटेशन चलती रही, जिसमें मैम आप सोचिए कि पूरा जितना भी व्यापार भद्रवाह का था सारा ठप रहा। इवन की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक थे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, वो तक ड्यूटी में जाने लगे, उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। इस लेवल की एजिटेशन हुई, सेंटर तक जब हिला फिर जाके थोड़ा बहुत हमें वहाँ फोर्सेज मिली, CRP वगैरह भी सब गया, थोड़ा सा हुआ।
मैं फिर भी हाल वही है कि शाम के 5 बजे कर्फ्यू लग रहा है, 5 बजे आप दुकानें बंद करके 4 जाओ, घर में बैठ जाओ और सुबह में 8 बजे करना। कितनी देर तक चला कि कर्फ्यू लग रहा है? यार ये 89-90 से लेकर 94-95 तक चलता रहा, बिल्कुल पीक वाला कि 4 बजे भी कर्फ्यू लग रहा है कंटिन्यू। और मैम जो 2000 तक मैम मतलब 90s के बाद भी मैम मतलब मेरे को अभी तो अच्छे से याद है कि मतलब काफ़ी देर तक उसके बाद भी उनकी 98-99 तक भी कई बार कर्फ्यू लगता रहता था। शाम को 6-7 बजे कर्फ्यू लगता था, सुबह खुलता था। एंड क्या था उसके बाद भी मैम क्या कभी कहीं ब्लास्ट हो गया, कभी कुछ हो गया। 4-5 बार भदरवा बीच शेरी बाजार में ब्लास्ट हुआ 94-95 के बाद भी 3-4 ब्लास्ट हुए। तो मैम ऐसा सिनेरियो बोल चुका था। जब मैं वो एजुटेशन चली उनकी 40 डेज कंटिन्यू, जो एम्प्लॉइज़ है सरकारी मुलाजिम है वो भी ज़्यादा बंद हो गई, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इम्पैक्ट पड़ा। और उसका थोड़ा सा देखने को मिला कि हाँ थोड़ी बहुत जो फोर्सेस थी वो वहाँ डिप्लॉय करवाएगी, पर मैं मतलब बड़ा भदरवा वो थोड़ी सी फोर्सेस तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैम ये था कि जो इनकी जो टीम बन गई, जितने भी जो मैम युवा लड़के थे उनकी जो टीम बनी, तो मैं उन्होंने फिर जो है मैम खुद जो है रिटेलिएट किया हर चीज़ को। कहीं भी अटैक हुआ उन्होंने पूरा डिफेंड किया, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने पूरे गाँव को। और मैम काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट मिले हैं जहाँ पे सैकड़ों टेररिस्ट ने अटैक किए, 2-2, 3-3 दिन गन बैटल चली और उन गाँव वालों ने कंटिन्यू मैम गन फाइट की है। और 3 दिन क्या टेररिस्ट को ही भागना पड़ा है, हाथ खड़े करके नहीं कर पाए कुछ। ऐसे विलेजेस भी हैं। भदरवा में एक एरिया पड़ता है मंथला वाला एरिया, वहाँ पे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब 1-2 नहीं मैम 3-4 नहीं 100-50 में मिलिटेंट आए हैं, अटैक किया गया है। 2-2, 3-3 दिन कोई नहीं होता, सिर्फ वो लोग खुद अपनी VDC की बंदूकों से लड़ते थे 2-2, 3-3 दिन तक। और मिलिटेंटों को पीछे हटना पड़ा हर बार, एक बार भी कुछ भी नुकसान उनका नहीं कर पाए। भदरवा में एक रीजन पड़ता है अटखार में, मैं रीजन वाइज बता रहा हूँ। तो अटखार रीजन में आपका आ जाएगा सरतिंगल, नाल्ठी, जो वो वाला एरिया ऊपर वाला है। तो अटखार में भी एक बार वैसे अटैक किया गया। तो वहाँ पे जो मानसिकता उनकी क्या थी कि अटैक करेंगे, लूटपाट करेंगे, पैसा सोना लेके जिनको मारना उनको मार के निकल जाएंगे। तो अटैक किया गया। तो वहाँ के जो हमारे समाज के मनहास ब्रदर्स से मनहास लोग वहाँ के हैं, इंदर मनहास जी थे, संदीप मनहास जी थे, उन्होंने पूरी रात वो 2 लोग लड़ते रहे पूरी रात, सुबह तक रोके रखा और भागना पड़ा, नहीं कर पाए कुछ। तो मैं वो आप सोचो कि एक तरफ कश्मीर का हम सब हाईलाइट करते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते, वहाँ से माइग्रेशन होती है। एक तरफ मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ओपन लड़ भी रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, मर भी रहे हैं, फिर भी माइग्रेट नहीं करवा पाए। तो मैं आप सोचो कि किस लेवल का वहाँ का समाज जो था वो जागृत हुआ था, और किस लेवल का उनका आत्मविश्वास था, और किस लेवल का उनको बनाया गया था। तो उस समय की जो माताएं या बहनें थी, आप सोचो कि उनको मेरे पिताजी से कितना प्यार था कि वो माताएं वो बहनें बोल के करती थी अपने बच्चों को। माएँ बोलती थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी वार उस पर हो सबसे पहले वो तुम पे होना चाहिए, उसके बाद वो वार रुचर तक पहुँचना चाहिए। इस लेवल का मैम उनको प्यार था उन लोगों को। अभी भी मैम मैं कई जगह देखता हूँ, जाता हूँ, कई लोग ऐसे मेरे को मिले जिनके पर्स में अभी तक उनका फ़ोटो है, डायरीज में फ़ोटो, भदरवा के हर घर में पिताजी का फ़ोटो है, और पूजा करते, धूप जलाते हैं। 1-2 लोगों से ऐसा मिल सको जिन्होंने मैम जला के अपने हाथ में पापा का नाम लिखा हुआ है। आप सोचिए कि किस लेवल का प्यार उन लोगों उनके साथ होगा कि जब माँ बोल रही है अपने बच्चों को कि तू जा, पहला वार तुझ पे होना चाहिए, फिर उस पर होना चाहिए, और जला के लिख रहे। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए मैम की वो पर्सनैलिटी कैसी रही होगी। और मैम उसके बाद क्या थी, जब उन्होंने देखा बड़ी बार उन पर अटैक करने की कोशिश हुई, काफ़ी बार, हर बार फेल हो गई। मार्शल थे, मार्शल आर्ट में निपुण थे, सेल्फ डिफेंस काफ़ी अच्छा था, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके। कई बार अटैक किया लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसा अपने समाज का साथ था कि मतलब सब मंसूबे फेल हो गए सबके साथ। जब मंसूबे फेल हो गए तो जो इनके आका बैठे थे पाकिस्तान में, तो बहुत बड़े नाखुश हो गए कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, कहाँ तो हम ये पूरा लेने के चक्कर में थे, तो ये तो लग रहा है कि तुम ही लोग यहाँ से भाग जाओगे, तो भैया एलिमिनेट करवाओ किसी भी तरह। देन टेररिस्ट से मैं ये जो था वो करवाया। मैम जब उसका भी जब हुआ तो 2-3 बार तो वो फेल हो गए थे। फाइनली जब 7 जून 1994 1994, उससे एक हफ्ता पहले भदरवा में एक थे, उनका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, सोमीराज काटिल जी थे। उन पर भी एक बार पहले भी अटैक हुआ था जिसमें उनको बुलेट्स लगी थी, बाई एयर उनको यहाँ लिफ्ट किया गया जम्मू में, वो बच गए थे उस समय। फिर उनको लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, भदरवा नहीं जाओ, उनका घर भदरवा से थोड़ा ऊपर जाके मोटा जगह पड़ती, वहाँ पे है। कहा कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे आपके ऊपर पहले अटैक हो गया, कभी भी आपको मारेंगे। तो इन्होंने नहीं, मेरे को तो नहीं जाना ही है। तो उनका मैं वो बोला करते हैं हमेशा, फल खाए इस रिश्क के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जल मरे इसी के साथ।
कि जब इसी वृक्ष के फल खाए, इसी के पत्ते गंदे किए, तो धर्म यही कहता है कि अब चाहे मरे जले लेकिन इसी वृक्ष के साथ हमने जलना बनना। तो नहीं माने, भद्रवा गए। फिर भद्रवा में लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, भद्रवा में रहो, मोटा मत जाओ, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा लगता होगा, लेकिन नहीं माने। उनका यही था। मतलब मैम इस लेवल के लोग थे, आप सोचेंगे पता है कि मुझ पर कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते थे वो लोग, इतना जुनून था उसको। और मैम यही जो रीज़न था कि जो लोगों का आत्मविश्वास आम जनता का वहाँ पे इतना हाई लेवल का था, क्योंकि इन लोगों ने उनका वैसा ही, उनका ना जो चरित्र का निर्माण किया था वैसा कर दिया था। तो मैम मेरे पिताजी से 1 हफ्ता पहले उनकी गिनती थी, सेम वैसा ही हुआ कि शाम को वो वापस जा रहे थे, वहाँ घात लगा के बैठे थे, तो उन पर अटैक किया गया, तो उसमें उनकी मृत्यु हुई। तो मैं फिर 7 जून की जो बात है, 7 जून का जो था जिसमें मेरे फादर का हुआ, तो 7 जून मंगलवार सुबह 7 बजे के आसपास घर से निकले। घर के साथ में 100-150 मीटर पे खेत है, तो मैं वहाँ पे काम कर रहे थे खेत पे। अब खेत पे काम कर रहे, मेरी माता जी भी साथ में है, वो साथ रहते हैं हमेशा, बॉडीगार्ड साथ है, और नहीं लिया खेत पे जाना है जनरली, तो क्या बॉडीगार्ड भी साथ नहीं थे, अकेले काम कर रहे थे। अब जब मैं काम कर रहे थे तो वहाँ से जब टेररिस्ट आए, 3 टेररिस्ट थे, पूरा वो चादर वगैरह लपेट के ना, थोड़ा मजदूर का भेस में थे। तो मेरी मदर ने कहा कि ये लग नहीं रहे हैं मजदूर, तो आप एक काम करो, आप यहाँ से निकलो पहले, खैर शायद मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ये देख रहे हैं, आप जाओ। तो भगवान जाने वैसा क्या था उनके मन में, क्या नहीं। तो अपनी माता जी को बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तो वहाँ थोड़ा साइड पे काम करो, तो मेरे को यहाँ में करने दो। तो माता को थोड़ा सा दूर कर दिया खुद से। फिर वो लोग आए, उन्होंने शूट किया पूरा फ्रंट पे, ये नहीं कि बैक पे, फ्रंट पे 18-20 गोलियाँ लगी, सबकी सब सीने में, पीठ पे एक भी नहीं। वहाँ पे उनकी शहादती। 3 मिनट वहाँ आए, पूरे मैम खेत जो थे पूरे कवर किए गए थे, 40-50 मिनट ऊपर थे, चारों तरफ फायरिंग होने लगी, एकदम से पूरा भद्रवा जो था ना ब्लैक आउट बने होगा पिक्चर्स ऐसा में। एंड मैम आप सोचो कि जब ये हो गया पूरे चारों तरफ फायरिंग, आप सोचो कि क्या उन लोगों की मानसिकता होगी, या वो किस लेवल गया वो, मतलब बंदूक पकड़ने से कोई बहादुर तो होता नहीं है। मैं तो कायर ही कहता हूँ, अभी भी मैं कायर ही कहता हूँ। आप सोचिए कि जब उनका अंतिम यात्रा जा रही थी, शव यात्रा उनकी जा रही थी, उस तक पे उन्होंने फायरिंग की। आप बताओ कि क्या उनकी मेंटेलिटी है, उनका लेवल क्या है वो, कि जो एक इंसान की अंतिम यात्रा पे गोलियां चला सकते हैं, वो क्या वो आज़ादी लेते या क्या, वो तो कायर थे, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। जब एक इंसान जा चुका है तब भी फायर कर रहे हैं, तब भी फायर करे, मैम अंतिम यात्रा जा रही है उस पर फायर कर रहे हैं। तब मैंने देखा कि वो था कि सच में उनको खौफ था मैम उनको। देखो मैम ऐसा था कि ये तो वो भी मानते हैं कि उनके जो मंसूबे थे, उस आदमी ने वो सबके सब उनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए। उनके मंसूबे वो पूरे नहीं, जो उन्होंने सोचा था कि हम इसको आज़ाद कर लेंगे, यहाँ से इनको भगा देंगे, तो मैम वो माइग्रेशन तो ना माइग्रेशन करा पाए, ना वहाँ पे वो आज़ाद कुछ भी करवा पाए। उनके सब के सब जो थे वो फेल हो गए। संघर्ष करना पड़ा उनको कश्मीर से 10 गुना, रिटर्न मिला 0, तो मैं टोटल फेलियर। तो मैम ये था। जब वो उस पर भी मैं फिर फायरिंग करने लगे, उन्होंने उस पर काफ़ी बार फायरिंग की अंतिम यात्रा पे, पूरा वो तितर होना पड़ा। तो फिर मैम उसके बाद क्या था कि चलो वो अंतिम यात्रा होनी थी, लोग रुकते नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गई, काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा जो समाज था उसमें काफ़ी आक्रोश था, चारों तरफ मैम फायरिंग हो रही थी, टोटल ब्लैकआउट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सिनेरियो बना, 1-1.5 महीने तक पूरा जलता रहा। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ किसी को पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करना। फिर मैम 2-3 महीने वैसा चलता रहा, तो फिर फाइनली कहीं जाके वो शांत हुआ। बट मैं उस वक्त आपको बताता हूँ कि वही जैसे ये जब हुआ फादर का संस्कार करके आए, तो अभी मैं आपको कह रहा था कि वो मूवी वाला, अभी आप देखिएगा, सिर्फ इमेजिन कीजिएगा कि मतलब कैसा कैसा वहाँ के लोगों ने सहा है। तो मैम अब संस्कार हो गया, तो मेरी मदर थी, अब मदर के सामने वो कुछ हुआ था। आप सोचिए कि एक वाइफ के सामने हस्बैंड के साथ ऐसा हो रहा है, और वो साथ बैठ के काम कर रही हैं। बट जब उन्होंने देखा कि जब पिताजी को उन्होंने शूट किया ना, तो मेरी मदर जो थे वो दराटी से घास काट रहे थे, तो अनकॉन्शियस होने से पहले उन्होंने वो दराटी जो थी वो उसकी तरफ, टेररिस्ट की तरफ मारी, और उसको यहाँ से कट लगा था टेररिस्ट को। एंड जब वो टेररिस्ट मरा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी वहीं से हुई कि वो कट का निशान। एंड विद इन 1 मंथ दैट टोटल हो गया मैम, जिन्होंने अटैक किया था उनका विद इन 1 मंथ वो मारे जा चुके थे। तो मैम वो आप ये सोचिए कि एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड पे ऐसा होता है। एंड मैम ये भी सोचिए कि वो हस्बैंड कैसा बंदा है कि जिसकी एज 36 ईयर, मात्र 36 वर्ष की आयु में। आप सोचो कि 36 वर्ष की आयु का बंदा इतना नाम कमा चुका है, इतना फेम कमा चुका है, इतना समाज उससे प्यार करता है, और इतना
खौफ आतंकवादियों को उसका, उनको पता कि भैया ये यहाँ है तो कुछ नहीं हो सकता, और अब जो भी हमने किया था किया, लेकिन हमारे मंसूबे फेल हो गए। सब कुछ उनको उसी एक 36 वर्ष की आयु के मतलब उस व्यक्ति ने उनको हर एक अनुभव करवा दिया, दांतों चने भी चबवा दिए, समाज को भी संगठित कर दिया, सबको एकत्रित भी कर दिया, आत्मविश्वास भी हिमालय के शिखर में पहुंचा दिया, और सबके सब मंसूबे भी फेल कर दिए। तो आप इमेजिन करो। तो अब क्या, जब मैं वो होता है तो माता जी मेरी सब कुछ देखा था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, पॉइजन कंज्यूम कर लिया मेरी मदर ने। पॉइजन कंज्यूम किया तो फिर आके जैसे उनको थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस सा फील हुआ, तो आके बोल दिया कि भाई ऐसे से मेरे बच्चों को देखेगा तो मैं जा रहा हूँ। भद्रवा का मैम हाल ऐसे हाल है कि चारों तरफ आग लगी हुई है, पूरा भद्रवा जल रहा है, चारों तरफ फायरिंग हो रही है। अब भद्रवा से आप सोचो कि किसी को जम्मू पहुंचाना, वो भी उस समय में, तो 10 घंटे तो कोई बात ही नहीं, बाई रोड आएंगे। तो क्या किया जाएगा, उसी टाइम रिपोर्ट गई मैम। एक मैं इससे छोटा सा एक इंसिडेंट और आपको बताऊंगा कि आप ये सोचिए मैम कि उस समय में, जिस समय में कोई भी इंटरनेट नहीं था, कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इन लोगों का नेटवर्क कितना वो था कि आप सोचिए जब मेरे फादर का ये किलिंग हुई थी तो BBC से विदिन 5 मिनट्स न्यूज़ आ गई थी कि फलानी जगह उस बंदे को जो शहीद कर दिया गया है। मतलब इन्होंने जैसे ही वो किया, साथ के साथ इनके जो आका थे, जो इनके वो पाकिस्तान से जिनके जो कठपुतली के नचा रहे थे, जो इनके बाप बैठे थे, इन्होंने उनको बता दिया, वहाँ से BBC के थ्रू वो न्यूज़ आ गई विदिन मिनट्स। आप सोचो, मुझे लगता है कि वो न्यूज़ अभी जम्मू में पहुंची होगी, तो BBC पहले न्यूज़ दे रहा है। इस लेवल का इनका ये नेक्सस था, इस लेवल के ये लोग वो कर रहे थे। तो मैं वो हो गया सब कुछ। अब जब हो गया, पूरा माहौल ख़राब है, वहाँ से मदर जो मेरे हैं वो कर चुके हैं, तो उनको बाई एयर लिफ्ट करना पड़ा। मैं उस समय में राजेश पायलट, हम नाम सुनते हैं, कांग्रेस में थे राजेश पायलट। तो मैम राजेश पायलट जी जो थे वो उस समय उनको बाई एयर लिफ्ट करने आए थे, भद्रवा हेलीकॉप्टर से आए थे। तो मैम काफ़ी माहौल बड़ा ख़राब था, बड़ी दिक्कत हुई उनको लैंड करने में। फाइनली जैसे कैसे वो लैंड हुए भद्रवा में, फिर वहाँ से मेरी मदर को मैम बाई एयर लिफ्ट किया गया। फिर मैं आप सोचिए कि 40 डेज़ तक ICU, इस लेवल के इंटरनल ऑर्गन्स जो थे उनकी डैमेज हो चुके थे कि 40 डेज़ तक ICU, एंड इट टुक अबाउट आई थिंक 6 to 7 months टू बिकम स्टेबल फॉर हर, एंड शी टॉक्ड आफ्टर 8 months। आप इमेजिन कीजिए मैं उस चीज़ को कि ये कहानी मैं अपनी सुना रहा हूँ, ऐसी एक नहीं है, ऐसी कहानी हम सबके साथ जुड़ी, जो मैंने आपको बसों का सुनाया किस्सा, जो मैंने बरातों का सुनाया, जो मैंने विलेजेस का सुनाया, जो मैंने आपको स्वामीराज काटन जी का सुनाया है, जो मैंने डोडा में आपको संतोष ठाकुर जी का बोला है या सतीश भंडारी जी का बोला, ऐसी कहानियाँ उन सबके साथ जुड़ी है। ऐसी कहानियाँ उन शेफर्ड के साथ जुड़ी हैं जो बेचारे गाय बैल लेके जा रहे हैं, जिनको वहाँ मारा जा रहा है, जिनकी आंखें निकाली जा रही हैं। इस लेवल का मैं तांडव हुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, लेकिन फिर भी जो लोग थे वहाँ पे संघर्ष किया और आज भी शान से वहाँ रह रहे हैं जी। तो मैम 8-9 महीने लगे मेरी माता जी को थोड़ा स्टेबल होने में, फिर जाके मैम कहीं वो स्टेबल हुए। तो मैं ऐसा वहाँ से लाइव रहा तो समय। आपने फिर कंप्लेन की या फिर कहीं पे इंक्वायरी वगैरह हुई है, या फिर गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल रहा है? डू दे सपोर्ट ये आपका जो भी आरक्षण या फिर आक्रोश बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट किया या फिर एंटी थे? क्या सिनेरियो था? मैम आपने फाइल किया था कंप्लेंट वगैरह? मैम उस समय में जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए, हर एक कंप्लेंट फाइल की गई है। ओके, रिटन है मतलब? अभी तक मैं कह रहा हूँ, कंसर्न पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में अभी तक ये रिकॉर्ड्स पड़े हुए। तो मैम उस समय में भी क्या हुआ कि जब वो हुआ तो अब केस तो चल ही रहे थे, बट मैम ऐसा मतलब मैम तब क्या था कि चोरी भी करेंगे और सीना ठोक के करेंगे ना। उन्होंने जब वो किया तो उन्होंने क्या किया, उसमें भी क्या किया कि हमारे ही समाज के लोगों को ब्रेक करने की कोशिश की। किसी को राइट्स के चक्कर में किसी को जानबूझ के उनको फंसाया गया, क्यों कि हम काउंटर कर लेंगे, इनको भी किसी तरह फंसाए ताकि ये बोलना, उल्टा इन्हीं को दबाओ। एक तो इतना ये भी करो और दबाओ भी नहीं लोगों को। तो पहले तो वैसा माहौल बनाया मैम। मेरे घर के मेरे अंकल्स वगैरह थे, उनको उन्होंने किसी पे कोई केस, किसी पे कोई केस, उनको दाएं बाएं होना पड़ा। जो बाकी समाज के लड़के थे, युवा, सबको डिस्टर्ब किया गया, सबको कहीं दाएं बाएं होना पड़ा। मैम बहुत मतलब मैं वो सिनेरियो में आज के समय में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैम। कि आप सोचो कि आजकल जो बच्चे जिस एजेस में मतलब घर में बैठ के ना, मतलब सोफे पे बैठ के AC में लेटा करते ना मैम, उस समय में उन्होंने कांटों पे और पत्थरों पे रह के उन लोगों ने रोटी खाई है, दर्जन भटकी है। फिर जाके मैम हम लोग आए पत्थरों में ठाठ से बैठते हैं। तो मैम ऐसा हुआ। अब जब मैं वो केस तो चल ही रहा था मैम, उसमें क्या हुआ कि मैम जब वो किलिंग हो गई तो उसके बाद हमारे घर एक लेटर आया मैम, हिजबुल मुजाहिदीन से वो लेटर आया था
जो टेररिस्ट फ्रंट है। अच्छा, तो मैं उन्होंने मुबारकबाद लेटर हमारे घर भेजा कि भैया हमने अपने जो थे मनसूबे उसमें कामयाब हुए, हमें बड़ी खुशी है, ये वो हमने अपने रखे। फिर मैं वो क्या था कि अब देखिए टेररिस्ट तो है ही है, लेकिन जो हेडर वगैरह है, मॉड्यूल्स हैं, वो तो अपलोड वर्कर भी हैं, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वो जो उनका जो भी कोई बंदा रहा होगा जिसने वो लेटर पोस्ट किया, मैं जब वो बंदा लेटर पोस्ट करता है तो उसमें क्या है, एक रिसिप्ट आ जाती है लेटर के साथ, वो गलती से उसकी पोस्ट हो गई। फिर मैं उस रिसिप्ट में क्या होता है कि वो जो पोस्ट करने वाला था वो शायद से कोई कसाई था, उसने उस डेट को जिसको लेटर पोस्ट किया ना, उसके डेट के आसपास कहीं मीट भेजा होगा, तो उसने उसमें लिखा था कि कम से कम 10 लोगों के नाम, कि इस बंदे ने इतना लिया, इतने पैसे देने, इसने इतना लिया, इतने पैसे देने। वो बाई चांस रिसिप्ट आ गई। मेरे दादाजी ने इस चीज़ को बड़ा फॉलो किया मेरे समूह में। अब गवर्नमेंट तो थी सारी उन्हीं की, वो गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं थी कि हिंदुओं की तो बात सुनता रहता समय कोई भी। वो यही था कि कोई हिंदू बोलेगा दबाओ, बात सुनने वाला तो कोई था नहीं। तो वैसे उन्होंने कोई ज़्यादा हमें वो किया नहीं रखने वाला। फिर मेरे जो फादर थे, ये मेरे दादाजी से, मेरे दादाजी ने अपना जो उस समय में गवर्नर हाउस में बैठते थे दिल्ली में, साहनी जी, केदारनाथ साहनी, उन तक को लेटर में लिखा, उन तक को उन्होंने वो रिसिप्टें भेजी कि भैया ऐसे ऐसे, अगर ये तो सिंपल सा केस है मैम, आप उन बंदों को पकड़ो कि भैया आपने ये किसके पैसे देने हैं, उस लोग वहाँ पे किसने लेटर दिया, तो पूरा नेक्सस ही में वो तो पूरा बस्ट होता। उन्होंने वहाँ तक भी किया, वहाँ से काफ़ी लेटर्स भी आई। मैं बड़ी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी थी कि वो पर उस पर करना ही नहीं चाहती थी कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसा वो जो केसेस थे ठंडे बस्ते में पड़ते गए, बढ़ते रहते, वो यादें हो गई। आपने भी छोड़ दिया फिर? मैं फिर वो फर्दर कुछ हो नहीं पाया उसका, और उसमें मैं जाता कि जो अपने लोग भी थे उनको भी बड़ा टॉर्चर किया गया ये वो। तो मैं उस समय में ऐसी, मतलब जो आप देखेंगे ना उस समय का जो सिनेरियो था, जो वहाँ का रहा था, बदला था डिस्ट्रिक्ट डोडा था, वहाँ में वो समय ऐसा था कि जब आप खुद को हिंदू बोलने से भी डरते थे। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप जितना भी फाइट कर लो आप कुछ नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका कोई वो नहीं है, मतलब कोई होल्ड नहीं है, ऊपर कोई आपका सुनने वाला नहीं, कोई नेता आपका नहीं सुनने वाला है, सेंटर में कोई आपकी सुनने वाला नहीं, तो आप क्या करोगे, आप चिल्लाओगे नीचे बैठ जाओगे। तो मैम आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ठंडे बस्ते में चल गई। बट मैम ये है कि वो जो शहादतें हुई उस समय में, उसी का मैम इम्पैक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक भी माइग्रेशन नहीं हुई, सब के सब लोग आज जो शान से रह रहे हैं। एंड मैम मतलब मैं काफ़ी जगहों पे रह चुका हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेट भी रहा, अपने स्टेट में भी ऑलमोस्ट हर जगह घुमा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट डोडा है मैम, जो मैम वहाँ के लोगों का आत्मविश्वास है ना मैम, वैसा आत्मविश्वास कहीं नहीं मिलेगा मैम, आप कहीं नहीं देखें, क्योंकि मैम उन्होंने वॉर लड़ी है। जैसे मैं आप देखेंगे ना हमारी आर्मी क्या कहती है कि इंडियन आर्मी का बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्यों है? क्योंकि हमने एक्चुअल में वॉर्स लड़ी हुई हैं। तो कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है ऐसे सिनेरियोज़ के लिए। तो मैम जो डिस्ट्रिक्ट डोडा ये आर्मी है वो पूरी वेल ट्रेंड है ऐसे सिनेरियोज़ के लिए, वो ये वार लड़ चुके हैं, वो ये देख चुके हैं। एक साइड में पॉपुलेशन है 70-80%, एक साइड 20%, फिर भी आप नहीं मान रहे हो किसी को, फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हो, फिर भी आप वहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ संघर्ष कर रहे हो, शान से रह रहे हो। आप देखिए वहाँ पे कश्मीर में काफ़ी बंदरों को तोड़ा गया, हमारे वहाँ वैसा कुछ हुआ, हमने नहीं बस वैसा होने दिया, कभी अटेम्प्ट किया भी गया है। हाँ, क्योंकि अभी वो न्यूज़ भी आई थी कि वो ऐसे ही धमकियाँ मिल रही थी कि मूर्तियाँ तोड़, बिल्कुल वैसा होता है। कई बार एक दो बार छिड़खानी भी, मतलब मेरे वही कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया, वो उनका काम है, हमारा काम क्या है उसको प्रोटेक्ट करना, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने प्रोटेक्ट किया, उन्होंने तोड़ा होगा तो छोटा तोड़ा, हमने और बड़ा बनाया होगा। तो लेकिन डटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से। एंड मैम भद्रवाह में काफ़ी ज़्यादा जो भद्रवाह की जो रिलीजियस वैल्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लीन है, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा है, संतों की भूमि ये दाल भूमि है, हर घर में हर गली में आपको मंदिर मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी मंदिर पे ताला नहीं लगने दिया, किसी मंदिर में पूजा बंद नहीं होने दी, हर जगह में पूजा भी हुई, हर जगह मतलब ताला कहीं नहीं लगा, हर मंदिर खुला रहा। ऐसे ऐसे सिनेरियोज हुए, ऐसे ऐसे हालात हुए, कैलाश यात्रा कभी नहीं रुकी, एक मंदिर पे ताला नहीं मिला। तो मैं वो श्रेय किसको है उसका? इन्हीं लोगों को जिन्होंने शहादत दी और वहाँ के समाज को इतना जागृत, और मैं वो कहते हैं ना, वो ऐसा एनर्जी ड्रिंक दे दिया ना मैं उनको कि वो लोग अभी तक मैं वो ना जो उस समय के लोग हैं 90s के टाइम के, मैं उनका जो करैक्टर है ना, मैं उनका चरित्र अनकम्पेरेबल है, अनकम्पेरेबल। वो चरित्र जो है ना मैम, वो मैम लोग मर भी जाएंगे ना, लेकिन उस चरित्र की सीधी लाइन को ना मैं वो डिविएट कभी नहीं कर सकते। ऐसा उनको डेवलप किया गया उस समय में, ऐसा डेवलप बहुत किया मैं उन्होंने, वो उन्हीं लोगों की देन है कि हम आज भी वहाँ जो रह रहे हैं,
इतनी हमारी शॉप्स है, बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, कोई भी हमारा एक भी घर वहाँ से माइग्रेट नहीं हुआ, सब लोग जैसे थे वैसे ही रहे, ये उन लोगों का हुआ है। और मैम ऐसा नहीं, अगर जैसे लोग इतना रिगार्ड्स करते हैं पिताजी के लिए, माना कि उन्होंने किया होगा लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए किया होगा, लेकिन लोगों का भी रिटर्न में बहुत ज़्यादा प्यार है। मैम अभी आप खुद सोचिए मैम कि 28 उनकी अभी इस लास्ट ईयर में 28 डेथ एनिवर्सरी थी। हर साल 7 जून को वहाँ शहीदी दिवस मनाया जाता है, अभी भी लोग उसमें आते हैं। मैम 28-29 साल हो गए किसी को गए हुए, अभी तक लोग इतना प्यार करते हैं। आप सोचिए कि कैसी पर्सनैलिटी नहीं होगी कि लोग अभी तक नहीं बुला पाए, अभी तक दिल से प्यार करते हैं। तो मैम इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा पूरे भद्रवाह की जनता का, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की जनता का। और डोडा से मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो रामबन, किश्तवाड़ सबकी बात करता हूँ। अष्टवाइट डिस्ट्रिक्ट डोडा, इतना प्यार और सम्मान उन्होंने दिया है, कभी भी कहीं भी जहाँ भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा सम्मान और प्यार मिलता है अभी तक। तो आगे भी मैम मुझे पता है कि ये जब तक पिताजी का नाम है ये ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। जी इन सब सिनारियो में आर्मी का कुछ रोल रहा है? क्योंकि हमने जब कश्मीर में देखा है, जब ये सब सिनारियो रहा था, जब कश्मीरी पंडित्स माइग्रेट हुए थे तो आर्मी डिप्लॉय की गई थी वहाँ पे, ताकि जो जगह है वो सिक्योर रहे, थोड़ा प्रोटेक्ट रहे। तो ऐसा हुआ है कि भद्रवाह में भी डिप्लॉय हुआ था ताकि हालात थोड़े ठीक हो सके, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चेंज हुआ फिर आर्मी की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ? मैम अगर 90s की बात करें ना मैम, तो सेंट्रल फोर्सेस कुछ हद तक डिप्लॉय की गई थोड़ी बहुत, यानी मैं कहूँगा कि छावनी बना दी गई, लेकिन कुछ फोर्सेस आई थोड़ी बहुत। जैसे हर एक मंदिर में एक चौकी होती थी, वास्किनाथ मंदिर भद्रवाह, वहाँ पे एक चौकी रहती थी CRPF की, ऐसे मंदिरों में चौकी थी और बाजार में थोड़ा बहुत था। तो लेकिन मैम उनका क्या था कि एक तो था कि जैसे कश्मीर में आप देखेंगे वहाँ हैविली आर्मी को डिप्लॉय करवाया गया, वहाँ से उनसे ऑपरेशन करवाए गए। तो भद्रवाह में उतने हाई लेवल की नहीं करवाई गई, थोड़ी बहुत थी, उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ऐसा नहीं है। वो लोग थे तो हम लोग सेफ थे, हम लोग ओपनली बाहर निकले उनके दम पे। तो मैम इसमें कोई दो राय की बात नहीं, सपोर्ट उनकी बहुत रही। लेकिन मैम देखो आप एक चीज़ में सोचने की बात है, 92 में कश्मीर वैली से माइग्रेशन होता है। मैम माइग्रेशन को छोटा ये तो है नहीं, इतना बड़ा, इतना मतलब ये तमाचा था हमारे मुंह पे। हाँ, मास माइग्रेशन इतना बड़ा तमाचा हमारे मुंह पे था कि देश की सरकार, देश तो पूरा हिल गया, वर्ल्ड तक में ये चीज़ हाईलाइट हुई। आप सोचो मैम इस चीज़ से आपको कितनी सीख लेनी चाहिए थी कि 92 में आपकी माइग्रेशन हो रही है और 93-94 में टोटल किलिंग्स हो रही हैं। क्या मैम पॉसिबल है? अगर आप 92 से कोई सीख लेते तो 92 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर ने, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर, अपना रजौरी, पुंछ, डिस्ट्रिक्ट डोडा, एक भी किलिंग नहीं होनी चाहिए थी मैम, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके थे, आप अवेयर थे उस चीज़ से, वैसे सिनेरियो से। 2.5 लाख लोगों की, 3 लाख लोगों की माइग्रेशन भी आप देखते हो, फिर भी कान पे जूं नहीं लगती, फिर भी आप उस टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर उस समय में 92 के बाद ही, जब 92 में माइग्रेशन हुआ, अगर उस समय में इन्होंने ऑपरेशन चलाया होता ना ऐसा कि मास क्लीनिंग वाला, कि जितने भी हैं निकालो और इनको टू सीक एंड डिस्ट्रॉय, तो मैं मुझे नहीं लगता कि उसका किसी की भी क्लीनिंग हुई होती पूरे JFK में। तो ठीक है, मैं वो सरकारें वैसी थी, उनको तो मतलब नहीं था, तो ऐसा ऐसा वो सिनेरियो चेंज हुआ। हाँ, बट ये है कि 90s के टाइम में जो था थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट रही, आर्मी थी, हाँ सपोर्ट भी करती थी, इवन ऑपरेशंस भी चल रहे थे, एनकाउंटर्स भी चल रहे थे, होती थी, हमारे लोगों को सपोर्ट भी करते थे, हमारे लोग उनको सपोर्ट भी करते थे, आर्मी को इनपुट्स भी देते थे, इंटेलिजेंस के साथ भी काम करते थे, सब कुछ होता था। बट मैम उस लेवल के ये ऑपरेशंस उस समय में नहीं थे। जैसे हम देखो अभी मैम पिछले 4-5 साल में देखेंगे वैली में इतने हाईटेक ऑपरेशंस हो रहे हैं ना इस टाइम में, मैम मतलब कहते परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस लेवल के ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब मैम सर उठाना मुश्किल है। तो मैं अगर ऐसे इस लेवल के ऑपरेशन उस टाइम में करवाए गए होते तो मैं आपको ओपनली बताऊँ कि किसी की भी शहादत नहीं होती, किसी भी बसेस को उतार के नहीं मारा जाता, कोई भी पूरे गाँव की जो क्लीनिंग नहीं की जाती है, अगर उस टाइम में इस लेवल की आर्मी को आपने छूट दे के रखी थी या पावर्स दे के रखी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ आर्मी काफ़ी ज़्यादा आ गई बाद में। तो हाँ अभी ठीक है, अभी आर्मी ने काफ़ी अच्छा काम किया भी है, कर भी रही है, इवन उनके कैंप्स भी चलवाती है आर्मी भावना के नाम से, गरीब समाज के लिए, राष्ट्र प्रेमी समाज के लिए, तो राष्ट्र से कई काम कर रही है, और यूथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आर्मी कर रही है। तो वो तो आर्मी का एजेंडा है, वो करते रही। ठीक। अभी बदला का क्या सिनारियो है? जिस हिसाब से बाहर में से जा रहे हैं, एज अ बोल सकते हैं कि उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर का, तो अभी क्या सिनारियो है टूरिज़्म के एस्पेक्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कि यूथ के एस्पेक्ट में कैसा दिख रहा है उधर? वो
अभी तो भद्रवाह के हालात काफ़ी चेंज हो गए, अभी तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे टूरिज्म का हम अभी देख रहे हैं, टूरिज्म का भद्रवाह में पहले भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन नेगलेक्ट किया जाए। हाँ, अभी तो वो ज़्यादा निकल के आ रहा है, लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अभी जो है अभी वो बूम पकड़ रहा है। मैं इसका ही मैं आपको रीज़न बताऊँ जो मैंने पर्सनली एनालाइज किया और चूँकि रोल भी इसके कारण हो जी। बट मैम अभी आप देखेंगे पिछले ना 4-5 साल पहले की बात है, कश्मीर में एक एनकाउंटर हुआ था बुरहान वानी का जी। उसका कश्मीर काफ़ी देर तक डिस्टर्ब रहा। मैं फर्स्ट टाइम मैंने तब देखा था कि जो टूरिस्ट थे सब डाइवर्ट हुए थे भद्रवाह की साइड। मैं मेरे को उस टाइम अभी याद है, एक बार मैं जम्मू से घर जा रहा था, 3.5 घंटे में मैं भद्रवाह पहुंच गया था, मतलब गाठा तक, और गाठा से लेके अपने घर तक आने में 1.5 घंटा लग गया था। इस लेवल का वहाँ पे क्राउड था, इस लेवल की वहाँ भीड़ थी, और सब गाड़ियाँ बाहर की, हरियाणा के नंबर, पंजाब के नंबर। मैं पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन हाँ मैं आपको देखूँगा काफ़ी कश्मीर के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया गया। और मैं आने वाला टाइम जो है भद्रवाह में टूरिज्म का सच में बूम करेगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर भद्रवाह में मैम टूरिज्म को आपको ग्रो करवाना ना मैम, सबसे पहले भद्रवाह का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसको प्रिजर्व करेंगे तो ही भद्रवाह की वैल्यू है मैम। खाली जाई वैली या गुलडंडा जाने से भद्रवाह की कोई वैल्यू नहीं है। भद्रवाह नाग भूमि है, सनातनी भूमि है, अगर उसको प्रिजर्व करोगे तो उसकी वैल्यू है हेरिटेज एंड कल्चर। हाँ, उसको प्रिजर्व करोगे तो उसकी वैल्यू, अदरवाइज कुछ नहीं है, फिर तो खाली भूमि का टुकड़ा ही है। तो अगर वहाँ की यात्राओं को, वहाँ के मंदिरों को, वहाँ की जो पवित्र स्थान है, वहाँ की जो पवित्र झीलें, उनको सुरक्षित रखोगे, साफ सुथरा उनकी मेंटेनेंस रखोगे उस लेवल का, तो मैम नो डाउट आने वाले टाइम में काफ़ी हाई लेवल का वहाँ पोटेंशियल है टूरिज्म का। जैसे मैं आपको बताया वही कि उस समय में काफ़ी लोग डाइवर्ट हुए। तो मैम अभी आप देखेंगे कि भद्रवाह जब भी आप जाए ना, भद्रवाह टाउन को ज़्यादा बड़ा टाउन है, बट छोटी सी वैली है, बहुत छोटी सी वैली है। बट मैम जहाँ से वो वैली शुरू होती है ना मैम, पीक सीजन में आपको वहाँ से लेकर के जहाँ वैली में खत्म होती है, मतलब गाठा से लेकर के नानठी तक पूरा पैक मिलेगा। इतने गेस्ट हाउसेज है, सबके सब भरे मिलेंगे वह। तो है इस टाइम में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो नंबर्स की बात करें तो पिछले 1-2 साल से बढ़ ही रही है नंबर्स। इसमें क्या ना अभी मैम जो गवर्नमेंट है मैम, सबसे तो मैं मैम इसका एक क्रेडिट में देना चाहूँगा जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, वर्तमान की जो सरकार है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया है। तो लोगों को जागृति बढ़ा किया है। अभी क्या है ना कि एक क्या है, जितने भी हमारे युवा है, युवाओं को सरकार बड़ा सपोर्ट करती है इस टाइम में कि भाई आप क्या करो, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करो। आपने कोई होटल खोलना है, कोई इंडस्ट्री खोलनी है, खोलो, जो कुछ हम सपोर्ट करेंगे हर वे में आपने। तो फिर एक तो गवर्नमेंट ने जो ऐसा किया, इंडस्ट्रियल लोन दे के, उसके चक्कर में ना लोगों का पैसा वैसा काफ़ी आया, लोगों ने अपने घरों को कन्वर्ट कर दिया गेस्ट हाउसेज में, होम स्टेज में, गेस्ट हाउसेज में, होटल्स में। तो मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं कि नहीं हो गया है। अभी भी मैम मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेट करवा सकता है भद्रवाह टूरिस्ट को ना, पर डे करवाना हो काफ़ी हद तक हो गया है। फर्दर और लोगों की प्लान है, इससे बड़े बड़े प्लान है और हो भी रहे हैं मैम, चल रहे, वो हो जाएंगे। पर मैम क्या है कि जैसे इसकी अगर जो कल्चरल हेरिटेज को अगर प्रिवेंट करेंगे, मैम देखो अभी क्या है, आप जैसे आपने भी बात कही कि पिछले 2-3 साल में आपने देखा नहीं ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है, आप देखोगे सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, यही पिछले 2-3 साल में। उसका रीज़न मैम मेरे को क्या है, जैसे हमारे वहाँ मेला पट होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टूरिज्म वालों ने, कि उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दिया कि भाई यहाँ कल्चरल हेरिटेज यहाँ का ये पुराना ये जबता है, और मैम उसका है भी काफ़ी, उसका ऐतिहासिक वो है, मतलब उसके काफ़ी रूट्स काफ़ी पहले से उसका उल्लेख मिलता है मेला पट का। जब उसको प्रमोट किया गया तो लोग बाहर से आए, तो हाईलाइट हो गया कि मैंने अब ऐसा है सच में कि जम्मू में किसी को पूछता हूँ, सब बोलते हैं कि हाँ हमें पता है कि भद्रवाह में मेला पट होता है। वो हुआ लास्ट 2-3 सालों से वहाँ पे स्लो इवेंट्स कराए जा रहे हैं। लास्ट ईयर था अस्कनी के नाम से हुआ था, वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। अभी इस बार भी स्नो फेस्ट करवाया गया, जिससे हमने करवाया, उससे लास्ट ईयर में कराया था, पिछले 3 सालों से वो भी हो रहा है। अब मैम होता गया जब फ्लो फेस्ट है तो नेचुरली लोग जाएंगे एंजॉय करने के लिए, लोग जाते हैं तो लाइव आ जाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं। उससे मैम क्या कि भद्रवाह की फेम तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हो गई है, वायरल तो हो गया। मैं आप देखिए कि अभी ऐसा है कि नॉट इवन फ्रॉम नॉर्थ, इवन कि साउथ से भी लोग आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारे लोगों के वो देखे वीडियोज़ जो साउथ से भी भद्रवाह में आए हैं। तो मैम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, अच्छा बिहेवियर देख रहे हैं लोग उनका, वहाँ क्या अच्छा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो वो जाके 10 लोगों को और सुधारे कि वहाँ गए, वहाँ काफ़ी अच्छा मिला। तो मैम है पोटेंशियल है, आने वाले 4-5 साल में और जागेगा, कैपेबिलिटी भी है लोगों में, लोग होम स्टेज बना भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हम पर डे वहाँ अकोमोडेट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम पे। और फर्दर मिलेगी मैम इसमें ग्रोथ, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना। बढ़िया। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी जगहें हैं भद्रवाह में जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई है?
मैं छत्रकला को छोड़ छत्रकला मैं छत्रकला का तो वो है कि उसका इस बार क्या कि स्नोफॉल वहीं पे मिला, तो इसलिए स्नो के चक्कर में अभी आप देखेंगे ना लास्ट कुछ दिन तक वैली में भी कश्मीर में भी कोई स्नोफॉल नहीं हुआ था। तो जितने भी लोग से डाइवर्ट हो गए किश्तवाड़ में सिंथन टॉप एंड भद्रवाह में छत्रकला, तो वो इस बार का स्नो तो छत्रकला काफी काफी ज्यादा उसको छोड़ के। तो मैं इसको छोड़ के आपको बताता हूँ कि देखो भद्रवाह में काफी सारी जगह है। आप देखो मैं भद्रवाह से शुरू करूँ, आप छत्रकला हो गया, आपका पदरी पास हो गया। पदरी पास जो ना उस पर भी थोड़ा सा ना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए। पदरी का जो रोड है हम उस रोड को ही मेंटेन नहीं करवाते। मैं सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है आपकी पदरी पास में, वहाँ मीटर ऑफ फीट ऑफ स्नो पड़ रही है, लोग देखना चाहते हैं, आप रोड ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपकी रोड ही नहीं खुल रही है आपसे। वो रोड खोलो ना, वहाँ पे टूरिस्ट जाना चाहेगा, वहाँ पे हट सुनाओ, वहाँ पे आप इग्लूज बनाओ, वहाँ पे टेंटिंग का कुछ वैसा करो तो टूरिस्ट आएंगे। क्योंकि मैंने देखो होता क्या है, लोग गुलमर्ग जाते हैं, लोग गुलमर्ग में गुलमर्ग देखने नहीं जाते, वो बर्फ देखने जाते हैं जी। होता है दिल्ली वाले प्लान करते हैं, साउथ वाले प्लान करते हैं, कहीं वाले प्लान करते हैं। क्यों गुलमर्ग वो इसी विंटर सीजन में प्लान करते हैं? क्योंकि उनको बर्फ चाहिए। अब गुलमर्ग वाले ये एक्सक्यूज नहीं देते कि वहाँ का रोड स्लिपरी है तो हम मेंटेन नहीं करेंगे, वो मेंटेन करते हैं, लोग जाते हैं। वैसे अगर पदरी के रोड को मेंटेन किया जाए तो लोग पदरी स्पेशली बर्फ देखने आएंगे ना, क्या दिक्कत है, साउथ से भी आएंगे, हर जगह से। तो मैं पदरी को भी मैं तो मीटर से पूरा ओपन रखना चाहिए। उसके बाद मैंने दूसरा आपका हो गया, जैसे गुलडंडा बोला, पदरी बोला, जाई वैली हो गया। उसके बाद देख लो रिजॉर्ट भद्रवाह में है, भद्रवाह से पहले खैनी ट्री हाउस का आता है, वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद मैम सियोज जो है, सियोज एक काफ़ी बड़ा मीडो है मैम, बिल्कुल लश ग्रीन अनटच्ड मीडो है। वहाँ पे मुझे लगता है शायद 1 लाख लोगों को मिलाओ तो आप एट ए टाइम 1 लाख लोगों को घुमा सकते हो, तब भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। इस लेवल का वहाँ पे भी वो रोप वे का भी चल रहा है, नीडोजा का प्रोजेक्ट, वो भी शायद शुरू हो जाए, वो है। उसके अलावा मैम अपना चंडी माता का मंदिर भद्रवाह का, वो तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है चंडी माता का, वो भी एक श्राइन ही है, देखा जाता है, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। वास्किनार मंदिर जो भद्रवाह का है गाठा वाला, और वास्किनार जो वास्किनार में वो मैं मस्ट है देखना वहाँ पे, वो भी एज ए होली प्लेस आपको टच करना ही करना चाहिए वहाँ जाकर। उसके अलावा आपका जो गुफदंदा मंदिर है वो तो मैंने आपको बताया कि पांडवों के समय से है, तो मैम इतनी पुरानी हमारी धरोहर है, वो तो हर एक का हक बनता है कि उसको देखो जाके, मतलब तो मैं तो बस वो अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ है, बस बिल्कुल हाँ नहीं हो पाया समय में। मैं उसमें क्या है कि उसमें तो पांडवों के समय की गुफा भी है, हाँ वो देखिए आप भी गए, हाँ वहाँ गुफा भी है। एंड देन जो मिथ से तंत्र कथा है कि इनका पैर भी लगा हुआ, आपने देखा हुआ शिला को उठा, तो मैम इस लेवल का वो भी देखना बनता ही। बट हाँ आप ये सही कह रहे हो, ये देखो अगर उसको मेंटेन किया जाए। मैंने देखो अभी सिंपल सा ये है कि टूरिज्म तब होगा, हिमाचल में आप जाओ ना, हिमाचल वगैरह में या कश्मीर में, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में वहाँ का ना मेजर सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है। फिर वो क्यों है, वहाँ उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब आप भद्रवाह ही देखोगे, जैसे आप मुस्तफा मंदिर की ही बात करते हैं, उसके साथ में नीरू नदी रहती है, पानी भी है, मंदिर इससे बढ़ के आपको वो कीजिए, आप करो ना उसकी मतलब मैम ब्रस्ट वॉल्स तो थोड़ा लेक में कन्वर्ट करो, आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह लगाओ, पूरा पार्क्स बनाओ वहाँ पे। इसमें मैं मेरी एक चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी भी मंदिर की गरिमा के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि कोई बोले कि टूरिज्म के नाम पे हम मंदिर में छेड़खानी करेंगे, वो ना हम वो कभी अलो करेंगे ना वैसा होने देंगे। बट क्या है कि हाँ मंदिर का एरिया जितना आसपास क्या है, फॉरेस्ट लैंड है, आप कैप्चर करो ना, आप हर में गार्डन बनाओ, वहाँ बैठने का सीटिंग का अरेंजमेंट रखो, वहाँ लाइट्स लगाओ, वहाँ पे शेड्स बनवाओ, मतलब एक एनवायरमेंटल पार्क बनवाओ, तो लोग आएंगे ना भद्रवाह आके, जब रहना चाहेंगे तो रहेंगे वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पे। अब कोई बंदा भद्रवाह आएगा लोकल में उसको घूमना है तो जाएगा ना, वहाँ जाकर पानी में पैर रख के आराम से बैठेगा, नाइट में फोटो खींचेगा, लाइट्स होगी, एनवायरमेंटल पार्क में घूमेगा, करो वैसे मेंटेन। काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ कर सकते हैं, जैसे अभी गाठा में वो है मंदिर के आगे काफ़ी बड़ी पार्क है, तो उसमें लगाओ ना वैसा कुछ, उन्हें करो, कोई बच्चों के लिए कोई वैसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का कुछ करो, कोई झूले वगैरह लगवाओ, कुछ हो। जगह जगह पे शेरी बाजार में आपने पार्क बनवा दी, इतनी बड़ी पार्क है तो करो उसको डेवलप करो ना, लगवाओ वहाँ पे फोटें, 3-4 फोटें लगवाओ वहाँ पे, कोई वहाँ सेल्फी पॉइंट बनवाओ, थोड़ा सा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पे जो भद्रवाह के जो मार्टेस है उनका और शहीदों का लगवाओ, एक पूरा होर्डिंग लगवाओ, एक मार्बल पे पूरा वहाँ के नाम लिखो जो वहाँ के शहीद हुए, जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया भद्रवाह के लिए, लो उसको उसका नाम दे दो। तो मैं उससे क्या है कि हेरिटेज कल्चर भी प्रिवेंट हो रहा है, आपका इतिहास भी बच रहा है, साथ में प्रिजर्व हो रहा है, और साथ के साथ आपका टूरिज्म भी हो रहा है। सब कुछ हो सकता है मैम करने की, अभी हो रहा है ऐसा मे भी आने वाले टाइम पे और ज़्यादा काम उस पर हो, लेकिन होना चाहिए मैम इस पर ना कि जो मंदिर है उनको स्ट्रेंथन करो, वहाँ की होली श्राइन्स को स्ट्रेंथन करो, लोग देखना चाहते हैं। कैलाश में मैं भद्रवाह की यात्रा लोकल जाती थी, आज कैलाश में दुनिया से लोग आते हैं, साउथ के लोग कैलाश आते जा रहे हैं, जम्मू के लोग जा रहे हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हो गया है, जब जाते हैं देखे तो हैरान हो जाते, इतनी अच्छी झील अनटच किसी देखी नहीं है।
तो करो ना मैम, उनको करो, उनको डेवलप करो अच्छे से, टूरिज्म उनको आप ये करो। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ छेड़खानी करो। और मैं अभी का पोस्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके रोड बना दो, वहाँ जाके उसको कोई बोर्ड कर दो, ये कर दो। नेचुरल चीज़ से छेड़खानी हम कभी करने नहीं देंगे अपनी स्टाइल्स के साथ, लेकिन हाँ उसको आप वर्ल्ड मैप पे लाओ, लोग आएंगे श्रद्धा से। ऐसी बात नहीं, लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, कई लोग श्रद्धा से आते हैं, पैदल यात्रा जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और मैं देखो होता क्या है, अगर कैलाश की हम बात कर ले, जहाँ उस यात्रा में 1000 लोग जाते थे या 200 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते थे पहले, आज वहाँ 50-40,000 लोग जा रहे हैं। अब वो 40,000 लोग जब बाहर से आ रहे हैं, वो आके सपोज करो मैम जो भी खर्चा करते हैं, जो भी पैसे खर्चते हैं, वो तो भद्रवा में ही खर्च के जाएंगे ना। इकॉनमी तो भद्रवा की ही ग्रो करेगी ना, जो भी लोग बिजनेस करेंगे तो भद्रवा में ही करेंगे ना, पैसा तो अल्टीमेटली भद्रवा वालों को ही मिल रहा है ना। तो करो, डेवलप करो। मैं तो कहता हूँ कि इस लेवल पर डेवलप करो कि मैक्सिमम लोग, जितना ज़्यादा टाउन का इनपुट बढ़ेगा लोगों के आने में, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ होगी, उतना ज़्यादा वहाँ पे पैसे का फ्लो होगा। तो मैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता और आने वाले टाइम में दिखेगा, श्योरली दिखेगा, लग रहा है हमें देखने से ना। मतलब भद्रवा को हम मिनी कश्मीर नहीं बोल सकते, मिनी कश्मीर में नहीं सकते भद्रवा को। भद्रवा का देखो, मैंने आपको बताया कि वैदिक नाम जो इसका है भद्रकाशी है। और मैं भद्रकाशी आप देखो, मैंने आपको सीधे लिंक दिखा दिया, द्वापर युग में पांडवों के समय से मैं तब से भद्रकाशी है। हाँ ठीक है, ओवर द टाइम चेंजेस आई, भद्रवा हो गया। प्रयास करेंगे कि भद्रवा को दोबारा भद्रकाशी नाम कर लें, सफल हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ जो मिनी कश्मीर वाला है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भद्रवा की खुद की आइडेंटिटी है। या तो अगर ऐसा ही कुछ तो आप कश्मीर को बोल दो कि ये भाई भद्रकाशी से मिलता है, लेकिन हम उस पर नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं ना एक बार यहाँ हिमाचल, अभी आप जाए ना हिमाचल में खजार करके जगह पड़ती है, खजार जी, तो उसको भी उन्होंने उसको मिनी कश्मीर नहीं बोला, मिनी स्विट्जरलैंड बोला। यहाँ पे क्या है, जानबूझ के मिनी कश्मीर वाला वर्ड। आप वहाँ चले जाइए पुंछ रजौरी साइड, तो डेरा की गली, वो पीर गली, वहाँ उस साइड वो बोलते यही मिनी कश्मीर है। कि जानबूझ के नेम जो थे इनकॉर्पोरेट किए गए थे कि हर जगह कश्मीरी कश्मीर है, लेकिन हर जगह कश्मीर नहीं है। जम्मू जम्मू है, भद्रवा भद्रवा है, भद्रवा भद्रकाशी जी, तो ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर है। तो मैं उसको थोड़ा सा अपोज करते हुए ठीक है। अब हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में गए, ख़त्म होने वाला है। जाते जाते अगर आप कोई भद्रवाही लोगों के लिए कुछ मैसेज, अगर आपकी भद्रवाही भाषा में, मुझे समझ तो नहीं आती है लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, मैसेज उनकी यूथ के लिए, और अगर वर्ल्ड वाइड आपको इंडिया में दिखाना है कि भद्रवा भी है प्लीज, उसके लास्ट मैसेज अगर कुछ बोल सकते हैं। मैम जो भद्रवाही लैंग्वेज है उसमें मैं इतना फ्लुएंट बोल नहीं पाऊंगा जी, तो उसके लिए सॉरी, मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। तो मैम इसके लिए देखो मेरा ये कि मैम इस टाइम पे जो भद्रवा है वो ग्रो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। वर्ल्ड मैप पे आपको भद्रवा मिल रहा है हर जगह, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया है। तो मैम आने वाले टाइम में मतलब मैं जो देखता हूँ आज से 5 साल के बाद बिल्कुल हिमाचल के लेवल का टूरिज्म भद्रवा में देखने को मिलेगा। लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मैम देखा है कोविड के टाइम में भी, उसके बाद भी कुछ लोग जो है पंजाब से या हरियाणा से आके भद्रवा में रेंट पे रह के भी गए हैं। इस लेवल तक लाइकिंग हो गई है भद्रवा की, जो वो लोग पसंद करते हैं रहना। तो मैम लोकल्स को मेरा यही मैसेज है कि टूरिज्म और बिजनेस हम लोग करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। कभी भी अपनी जो हेरिटेज है और जो अपनी कल्चरल जो हमें धरोहर विरासत हमें मिली है, उससे तो कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करना, आपको कभी भी उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो आपके पूर्वज जो आपको देखे गए हैं उसको बचा के आपको और अपनी आने वाली पीढ़ी को देके जाना है। रही बात अब जो मैम ये है कि अभी इस टाइम के सिनेरियो में जब ये डेवलपमेंट का सिनेरियो है, तो मैम जो ये होम स्टेज एंड गेस्ट हाउस का है काफ़ी अच्छा काम है, लोग कर भी रहे हैं। तो मैम उसमें यही है कि जब वो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जम्मू में रह रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे यहाँ से जाते हैं वहाँ पे, वहाँ के भी। तो मैम एक चीज़ का ये तो मैं भद्रवाहियों को बोलना चाहूँगा कि हमेशा जो मेरे को फीडबैक मिला है वहाँ पे खाने की दिक्कत रही है थोड़ी सी। यही मेरा फीडबैक है जो भी मुझे मिला, कि सबने कहा कि रहने का तो काफ़ी अच्छा है, खाने का थोड़ा नहीं है। तो अभी क्या है कि जब हम लोग अब गेस्ट हाउस तो बना ही रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हमें जोर देना है वैष्णो भोजन के ऊपर, कि अगर शुद्ध शाकाहारी अच्छा भोजन वहाँ मिले तो और जनता को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जनता बड़ी खुश है आपके पास आके और बार बार आपके आना चाहती है। हर बंदे को भद्रवा से प्यार हो गया है। इवन कि ऐसे लोग भी हैं कि जो भद्रवा समझने भी आना चाहते हैं, विंटर्स में भी आना चाहते हैं। वो परमानेंट आपका बिजनेस है, आएंगे आपके पास रहने के लिए। बट ये थोड़ा सा खाने की क्वालिटी पे, और सबसे बात की जिस बात के लिए भद्रवाही जाने जाते हैं, आपका बिहेवियर जी। तो अपने बिहेवियर को कभी पैसे के लिए चेंज मत होने देना। पैसे आप लोग कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिहेवियर जो आपका है, जो आप लोग दिल के साफ हो भोले भाले, तो वो जो है वो चीज़ आपकी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसा आप हम लोगों के साथ अपने आपस के वहाँ लोगों के साथ जैसा आप बिहेव करते हैं, जैसा आपका व्यवहार रहता है,
जो बाहर का टूरिस्ट आता है आपका व्यवहार उसके साथ भी सेम वैसा ही रहना चाहिए। जितना हो सके सपोर्ट ही करना है मैम उनका, कि उनको ऐसा फील ना हो कि वो कहीं बाहर आए। तो मैम श्योरली आप लोगों के अगर ऐसे एफर्ट्स रहेंगे तो भद्रवाह विल डेफिनेटली ग्रो ऑन टूरिज्म पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका आने के लिए, आपको अपनी हिस्ट्री बताई हमें भद्रवाह की, उसके अवगत करवाने के लिए थैंक यू सो मच। जैसे अगर आप बोल सकते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक पॉडकास्ट। हाँ, पॉडकास्ट। तो मैं जितने भी मेरे ये है अपने भद्रवाह के जितने फ्रेंड्स हैं, जम्मू के जितने फ्रेंड्स और व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो पॉडकास्ट का जो हेडर्स जितने भी हैं आपको इंस्टा पे मिलेगा, आपको एफबी में मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, प्लीज़ लाइक एंड इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैम इसको मैं शेयर भी करूँगा, पर्सनली शेयर करके मैम ये मैं करवाऊँ। थैंक यू। वेलकम। ऑलराइट, ये थी हमारे साथ आशीष कोल। भद्रवाह के बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट्स कह सकते हैं हम, जो हिस्ट्री कह सकते हैं, जो अभी तक रिटन है लेकिन ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, हमारा कोशिश यही था कि हम इसे आपके सबके सामने ला पाए, पहुंचा पाए। अगर आपको इस पॉडकास्ट के द्वारा कुछ भी फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share this video so that the people could get to know. और बाकी we will see you in the next one.